नायक और नायक, पूजा, रानाडे, गांधी और जिन्ना। 18 जनवरी 1943 को पूना के गोखले मेमोरियल हॉल में महादेव गोविंद रानाडे के 101वें जन्मदिन समारोह में दिया गया भाषण। 1943 में पहली बार प्रकाशित, 1943 में संस्करण का पुनर्मुद्रण। प्रस्तावना। पूना की दक्कन सभा ने मुझे स्वर्गीय न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे के 101वें जन्मदिन पर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। जन्मदिन 18 जनवरी 1943 को मनाया जाना था। मैं आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए अधिक उत्सुक नहीं था। इसका कारण था, मैं जानता था कि रानाडे संबंधी किसी भाषण में सामाजिक या राजनीतिक समस्याओं पर मेरे विचारों को टाला नहीं जा सकता था और वे श्रोताओं को और शायद दक्कन सभा के सदस्यों को भी बहुत प्रीतिकर नहीं लगेंगे। पर अंततः मैंने उसे स्वीकार कर लिया। जब मैंने यह भाषण दिया था तो उस समय इसे प्रकाशित करने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। महापुरुषों की जयंतियों पर दिए गए भाषण साधारणतया अवसर विशेष के लिए होते हैं, उनका अधिक स्थायी मूल्य नहीं होता। मैंने यह नहीं सोचा था कि मेरा भाषण इसका अपवाद है, परंतु मेरे कुछ उत्पाती मित्र हैं, वे इस समूचे भाषण को छपा हुआ देखने के लिए उत्सुक रहे हैं और इसे छपवाने के लिए आग्रह करते रहे हैं। मैं इस विचार के प्रति तटस्थ व उदासीन हूं। इसका जो प्रचार प्रसार हुआ है उससे मैं पूर्णतया संतुष्ट हूं। उससे अधिक की मुझे कोई आकांक्षा व इच्छा नहीं है। साथ ही यदि कुछ लोग ऐसे हैं जो यह सोचते हैं कि इसे गुमनामी के अंधेरे में गुम होने से बचाना आवश्यक है, तो उनको निराशा करने का कोई कारण मुझे नहीं दिख पड़ता। प्रकाशित भाषण में और दिए गए भाषण में दो प्रकार से अंतर है। पहला तो यह है कि भाषण का खंड 10 भाषण देते समय छोड़ दिया गया था ताकि उसे नियत समय के अंदर पूरा किया जा सके। इस खंड के बिना भी इस भाषण को देने में 1.5 घंटा लगा था। दूसरा अंतर यह है कि खंड 8 के एक बड़े हिस्से को छोड़ दिया गया है। इसमें रानाडे की फूले के साथ तुलना की गई थी। इसे छोड़ देने के दो कारण हैं। एक तो यह कि तुलना पर्याप्त रूप से इतनी पूर्ण तथा विस्तृत नहीं थी कि दोनों व्यक्तियों के साथ न्याय किया जा सके। दूसरा कारण यह है कि उस समय पर्याप्त कागज के मिलने में कठिनाई थी। उससे मुझे भाषण के कुछ अंश को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। अतः मुझे इस अंश का त्यागना ही सबसे उपयुक्त प्रतीत हुआ। भाषण को विचित्र परिस्थितियों में प्रकाशित किया जा रहा है। साधारणतया समीक्षाएं प्रकाशन के बाद होती हैं। इस मामले में स्थिति उल्टी है। कोड में खाज यह है कि समीक्षाओं में भाषण की अत्यंत कठोर शब्दों में निंदा की गई है। मुख्यतः यह प्रकाशकों का सिरदर्द है। मुझे खुशी है कि प्रकाशक जोखिम को जानता है और उसे उठा रहा है। इसके बारे में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। केवल यह कहना है कि यह भाषण मेरे मित्रों के इस विचार की पुष्टि करता है कि इसमें ऐसी सामग्री है जिसका क्षणिक से अधिक मूल्य है। जहां तक मेरा संबंध है, मैं समाचार पत्रों में प्रकाशित इस भाषण की निंदा से तनिक भी उद्विग्न नहीं हूं। इसकी निंदा का आधार क्या है और इसकी निंदा करने के लिए कौन आगे आया है? मेरी निंदा इसलिए की जाती है कि मैंने श्री गांधी और श्री जिन्ना की उस गड़बड़ी के लिए आलोचना की जो उन्होंने भारतीय राजनीति में फैलाई। अतः मुझ पर यह आरोप लगाया जाता है कि ऐसा करके मैंने उनके प्रति घृणा और अनादर की भावना व्यक्त की है। इस आरोप के उत्तर में मुझे यह कहना है कि मैं एक आलोचक रहा हूं और आलोचक ही मुझे रहना है। हो सकता है कि मैं गलती कर रहा हूं, परंतु मैंने हमेशा यह महसूस किया है कि गलती करना बेहतर है, बजाय इसके कि दूसरों से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए या चुपचाप बैठा जाए तथा स्थिति को बिगड़ने दिया जाए। जो लोग मुझ पर यह आरोप लगाते हैं कि मैं उनके प्रति घृणा की भावना से प्रेरित हूं, वे दो बातों को भूल जाते हैं। पहली बात तो यह है कि यह तथाकथित घृणा किसी ऐसी बात से उत्पन्न नहीं हुई है जिसे वैयक्तिक कहा जा सके। यदि मैं उनके विरुद्ध हूं तो उसका कारण यह है कि मैं समझौता चाहता हूं। मैं कोई न कोई समझौता चाहता हूं। मैं किसी एक आदर्श समझौते की प्रतीक्षा करने के लिए तैयार नहीं हूं। न मैं किसी ऐसे व्यक्ति को सहन कर सकता हूं जिसकी इच्छा तथा सहमति पर समझौते की मान मर्यादा व प्रतिष्ठा निर्भर करे और जो मुगल ए आजम की तरह व्यवहार करे।
दूसरी बात यह है कि यदि व्यक्ति का प्रेम तथा घृणा प्रबल नहीं है तो वह यह आशा नहीं कर सकता कि वह अपने युग पर कोई प्रभाव छोड़ सकेगा और ऐसी सहायता प्रदान कर सकेगा जो महान सिद्धांतों तथा संघर्ष की अपेक्षित ध्येयों के लिए उचित हो। मैं घृणा, अन्याय, अत्याचार, आडंबर और अनर्थ से घृणा करता हूं और मेरी घृणा उन सब लोगों के प्रति है जो इन्हें करते हैं। वे इनके दोषी हैं। मैं अपने आलोचकों को यह बताना चाहता हूं कि मैं अपने घृणा भावों को वास्तविक बल व शक्ति मानता हूं। वह केवल उस प्रेम की अभिव्यक्ति है जो मैं उन ध्येयों व उद्देश्यों के प्रति प्रकट करता हूं जिनके प्रति मेरा विश्वास है। उसके लिए मुझे किसी प्रकार की शर्म महसूस नहीं होती। अतः श्री गांधी तथा श्री जिन्ना की मैंने जो आलोचना की है उसके लिए मैं कोई क्षमा याचना या खेद प्रकट नहीं करता, क्योंकि इन दोनों महानुभावों ने भारत की राजनीतिक प्रगति को ठप कर दिया है। मेरी निंदा कांग्रेसी पत्र करते हैं। मैं कांग्रेसी पत्रों को भली भांति जानता हूं। मैं उनकी आलोचना को कोई महत्व नहीं देता। वे तो मेरे हर कार्य की आलोचना, भर्त्सना और निंदा करना जानते हैं। वे तो मेरी हर बात की गलत सूचना देते हैं, उसे गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं और उसका गलत अर्थ लगाते हैं। मेरे किसी भी कार्य से कांग्रेसी पत्र प्रसन्न नहीं होते। यदि मैं कहूं कि मेरे प्रति कांग्रेसी पत्रों का यह द्वेष बैर भाव अछूतों के प्रति हिंदुओं के घृणा भाव की अभिव्यक्ति ही है तो अनुचित नहीं होगा। उनका यह द्वेष मेरे प्रति वैयक्तिक हो गया है। यह इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेसी पत्रों को तब भी कष्ट होता है जब मैं उस जिन्ना की आलोचना करता हूं जो विगत अनेक वर्षों से कांग्रेस की आलोचना का विषय तथा लक्ष्य रहा है। कांग्रेसी पत्र ये गालियां मुझ पर बरसाते हैं। वे कितनी भी तीखी तथा गंदी क्यों न हो, मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है। मैं मूर्ति पूजक नहीं हूं, मैं तो मूर्ति भंजक हूं। मेरा आग्रह है कि यदि मैं श्री गांधी तथा श्री जिन्ना से घृणा करता हूं तो मैं उन्हें केवल पसंद नहीं करता, मैं उनसे घृणा नहीं करता। उसका कारण यह है कि मैं भारत से अधिक प्रेम करता हूं। यह एक राष्ट्रवादी की सच्ची निष्ठा है। मुझे आशा है कि मेरे देशवासी किसी न किसी दिन यह सीख लेंगे कि देश व्यक्ति से कहीं बड़ा होता है। श्री गांधी या जिन्ना की पूजा और भारत की सेवा में आकाश पाताल का अंतर है और वे परस्पर विरोधी भी हो सकती हैं। 22 पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली, 15 मार्च 1943। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। रानाडे, गांधी और जिन्ना। मैं आपको ये बता दूं कि इस नियंत्रण से मैं बहुत प्रसन्न नहीं हूं। मुझे ये आशंका है कि हो सकता है कि मैं इस अवसर के साथ न्याय न कर सकूं। 1 वर्ष पहले जब बंबई में रानाडे की जन्मशती मनाई गई थी तो माननीय श्रीनिवास शास्त्री को बोलने के लिए निमंत्रित किया गया था। अनेक कारणों से वो इस कार्य के लिए सुयोग्य व्यक्ति थे। अपने जीवन के कुछ भाग के लिए वो रानाडे के समकालीन होने का दावा कर सकते हैं। उन्होंने रानाडे को बहुत नजदीक से देखा था और वो रानाडे की इस कार्य के प्रत्यक्ष साक्षी थे जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उन्हें उनका मूल्यांकन करने तथा उनके सहकर्मियों के साथ तुलना करने का अवसर मिला था। अतएव वो रानाडे के संबंध में अपने विचार विश्वास के साथ प्रतिपादित कर सकते थे और उनको अपने वैयक्तिक संपर्क के कारण आत्मीयता के साथ व्यक्त कर सकते थे। वो रानाडे के जीवन की झांकी व किस्से बताकर श्रोताओं के समक्ष उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाल सकते थे, परंतु मेरे पास इनमें से कोई भी योग्यता नहीं है। रानाडे के साथ मेरा संबंध बहुत ही कम रहा है, यहां तक कि मैंने उनको देखा भी नहीं था। रानाडे के संबंध में केवल 2 घटनाओं की मुझे याद है। पहली घटना का संबंध उनके निधन से है। मैं सतारा हाई स्कूल में पहली कक्षा का विद्यार्थी था। 16 जनवरी 1901 को हाई स्कूल बंद कर दिया गया था और उस दिन हम लड़कों ने छुट्टी मनाई थी। हमने जब ये पूछा कि स्कूल बंद क्यों कर दिया गया तो हमें यह बताया गया कि रानाडे की मृत्यु हो गई है। उस समय मेरी आयु लगभग 9 वर्ष की थी। मैं रानाडे के विषय में कुछ नहीं जानता था कि वो कौन थे, उन्होंने क्या किया था। अन्य लड़कों की भांति मैं भी छुट्टी होने पर प्रसन्न था और इस बात को जानने की कोई चिंता व परवाह नहीं थी कि कौन मर गया है। एक और घटना जो मुझे रानाडे की याद दिलाती है वो पहली घटना के बहुत बाद की है। एक बार मैं अपने पिताजी के पुराने कागजों के कुछ बंडलों को देख रहा था। उस समय उनमें मुझे एक ऐसा कागज मिला जिससे ये आभास मिला कि वो महार जाति के कमीशन्ड तथा नॉन कमीशन्ड अधिकारियों द्वारा भारत सरकार को 1892 में जारी किए गए उन आदेशों के विरुद्ध भेजी गई एक याचिका थी जिन आदेशों में सरकार ने सेवा में महारों की भर्ती पर रोक लगाई थी।
पूछताछ करने पर मुझे ये बताया गया कि यह हर्जाना प्राप्त करने के लिए याचिका की एक प्रतिलिपि है। इसे रानाडे ने पीड़ित महारों की सहायता के लिए लिखा था। इन 2 घटनाओं के अलावा मुझे रानाडे के विषय में कोई बात याद नहीं है। उनके संबंध में व्यक्तिगत रूप से मैं कुछ नहीं जानता। ये केवल वो जानकारी है जो मुझे उनके काम के विषय में पुस्तक पढ़कर तथा उनके विषय में दूसरे लोगों के कथनों से मिली है। आपको मुझसे ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं व्यक्तिगत अनुभव की कोई ऐसी बात कहूं जिसमें या तो आपकी रुचि हो या आपको उससे शिक्षा मिले। एक सुप्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में उनके विषय में मेरे क्या विचार हैं और उनका आज भारतीय राजनीति में क्या स्थान है, मैं वही आपको बताना चाहता हूं। जैसा कि आप भली भांति जानते हैं कि रानाडे के कुछ मित्र हैं जो उनको एक महापुरुष के रूप में चित्रित करने में झिझक नहीं करते, और कुछ अन्य लोग ऐसे हैं जो उसी समान आग्रह से उनको वो स्थान प्रदान नहीं करते। फिर सच्चाई क्या है? परंतु ये प्रश्न मेरे विचार से एक और प्रश्न पर निर्भर होना ही चाहिए। वो प्रश्न है कि क्या इतिहास महापुरुषों का जीवन चरित्र होता है? ये प्रश्न प्रासंगिक भी है और महत्वपूर्ण भी, क्योंकि यदि महापुरुष इतिहास के निर्माता नहीं तो कोई कारण नहीं कि हम सिनेमा के सितारों से अधिक ध्यान उनकी ओर दें। इस संबंध में अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात पर जोर देते हैं कि एक व्यक्ति कितना भी महान हो, समय ही उसका सृजनहार है, समय ही उसको बनाता है, समय ही सब कुछ करता है, वो कुछ नहीं करता। जिन लोगों का ये विचार व मत है, मेरे विचार से वे इतिहास की गलत व्याख्या करते हैं। ऐतिहासिक परिवर्तनों के कारणों के संबंध में 3 अलग अलग मत रहे हैं। हमारे पास इतिहास के ऑगस्टीनियन सिद्धांत है। उसके अनुसार इतिहास केवल एक दैवी योजना की अभिव्यंजना है। उसके अंतर्गत मानव जाति को युद्ध तथा पीड़ा झेलते हुए उस समय तक निरंतर बने रहना है जब तक वो दैवी योजना कयामत के दिन पूरी ना हो सके। वकील का मत है कि इतिहास की रचना भूगोल तथा भौतिकी ने की है। कार्ल मार्क्स ने तीसरा मत प्रतिपादित किया है। उसके अनुसार इतिहास आर्थिक शक्तियों का प्रतिफल है। इन तीनों में से कोई भी ये स्वीकार नहीं करता कि इतिहास महापुरुषों का जीवन चरित्र होता है। वास्तव में वे इतिहास के निर्माण में व्यक्ति को कोई स्थान नहीं देते। केवल धर्म विज्ञानियों को छोड़कर और कोई भी इतिहास के ऑगस्टीनियन सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। जहां तक वकील तथा मार्क्स का संबंध है, यद्यपि उनके कथन में सत्यता है, परंतु उनके मत पूर्ण सत्य को निरूपित नहीं करते। उनका ये मत बिल्कुल गलत है कि इतिहास के निर्माण में व्यक्ति से इतर शक्तियां ही सब कुछ होती हैं और व्यक्ति का उसे बनाने में कोई हाथ नहीं होता है। व्यक्ति से इतर शक्तियां एक निर्धारी कारक होती हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, परंतु ये बात भी स्वीकार की जानी चाहिए कि व्यक्ति से इतर शक्तियों का प्रभाव व्यक्ति पर निर्भर करता है। चकमक हर स्थान पर विद्यमान नहीं हो सकता, परंतु जहां विद्यमान होता है वहां अग्नि उत्पन्न करने के लिए चकमक से चकमक को रगड़ने के लिए मनुष्य की आवश्यकता होती है। बीज सर्वत्र नहीं पाए जाते, परंतु जहां पाए जाते हैं वहां भी मनुष्य की आवश्यकता पड़ती है। उन्हें बोने के लिए जमीन को कमाना पड़ता है, जमीन को भुरभुरा करना पड़ता है, उसे अनुकूल बनाने के लिए खाद पानी देना पड़ता है, और इस तरह नींव पड़ती है कृषि की। अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां धातुएं नहीं पाई जाती, परंतु जहां पर पाई जाती हैं वहां भी उनसे वे मशीनें तथा उपकरण बनाने के लिए मनुष्य की आवश्यकता पड़ती है, जो कि सभ्यता तथा संस्कृति के आधार स्तंभ है। सामाजिक शक्तियों को ही देखें। विभिन्न प्रकार की अनेक दुखद स्थितियां उत्पन्न होती हैं। ऐसी ही एक प्रकार की स्थिति वो है जिसका वर्णन थायर ने थियोडोर रूजवेल्ट के जीवन चरित्र में किया है। वो कहते हैं कि प्रत्येक वर्ग, दल या संस्था में एक ऐसा समय आता है जब उसका विकास रुक जाता है, उसकी धमनियां कठोर हो जाती हैं, उसके युवा वर्ग का कोई स्वप्न ही नहीं होता, उसके वृद्ध जन कोई स्वप्न नहीं देखते, वे अपने अतीत में ही खोए रहते हैं और हताश होकर अतीत को ही शाश्वत बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं। राजनीति में भी जब घोर जड़ता की ये प्रक्रिया आ जाती है तो हम इसे दूर करने का प्रयास नहीं करते। परिवर्तित तथा नवीन परिस्थितियों के साथ स्वयं को समायोजित करने में असमर्थ पाकर हम वापस अतीत में चले जाते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार एक बूढ़ा आदमी पुरानी आराम कुर्सी में धंस जाता है। दूसरी प्रकार की स्थिति अपकर्ष की स्थिति नहीं बल्कि विनाश की स्थिति है। इसकी संभावना जब भी कोई संकट होता है उस समय तो रहती ही है। पुराने तरीके, पुरानी आदतें तथा पुराने विचार समाज का उत्थान व उत्कर्ष करने तथा उसका मार्गदर्शन करने में असफल रहते हैं। जब तक उनमें नवीनता नहीं आती तब तक उनके जीवित रहने की संभावना नहीं होती। कोई भी समाज निर्विघ्न नहीं चलता, उसमें अपकर्ष तथा विनाश की संभावनाओं के भूचाल आते ही रहते हैं। प्रत्येक समाज को उनका सामना करना पड़ता है। कुछ जीवित रहते हैं, कुछ नष्ट हो जाते हैं
और कुछ में गतिहीनता और अपकर्ष होने लगता है। ये क्यों होता है? क्या कारण है कि कुछ जीवित रहते हैं? कार्लाइल ने इसका उत्तर दिया है। वो अपनी विशिष्ट शैली में कहते हैं, जरूरी नहीं कि कोई युग नष्ट भ्रष्ट हो ही, यदि वो पर्याप्त महान व विद्वान व्यक्ति को प्राप्त कर ले। यदि समय की सही मांग को पहचानने वाले ज्ञान चक्षु हो, उसे सही मार्ग दिखाने का साहस व शौर्य हो, तो किसी भी युग का उद्धार हो सकता है। मुझे ये उन लोगों के लिए एक बिल्कुल निर्णायक उत्तर प्रतीत होता है जो इतिहास के बनाने में मनुष्य को कोई स्थान प्रदान करने से इनकार करते हैं। संकट काल का मुकाबला नए तरीकों से किया जा सकता है। जब कोई नया मार्ग व तरीका नहीं मिलता तो समाज का पतन हो जाता है। समय संभावित नवीन मार्ग प्रस्तुत कर सकता है, परंतु सही मार्ग पर चलना समय का काम नहीं है, ये काम मनुष्य का है। अतएव मनुष्य इतिहास के निर्माण का एक साधन है और पर्यावरणीय शक्तियों, चाहे दैवी हो या सामाजिक, भले ही सर्वप्रथम हो, पर वे अंतिम चीज नहीं है। महापुरुष किसे कहा जा सकता है? यदि पूछा जाए कि क्या सिकंदर, अत्तिला, सीजर तथा तैमूर लंग जैसे शूरवीर योद्धा हैं, तो प्रश्न का उत्तर देना कठिन नहीं है। वीर योद्धा युग निर्माता होते हैं और व्यापक परिवर्तन लाते हैं। वे अपनी विजय के प्रचंड नाद से अपने समकालीन व्यक्तियों को स्तंभित और चकित कर देते हैं। वे महान हो जाते हैं। वे इसकी प्रतीक्षा नहीं करते कि लोग उन्हें महान कहें। जैसे हिरणों के बीच में शेर होता है, वैसे ही वे मनुष्यों के बीच होते हैं। परंतु ये बात भी उतनी ही सच है कि मानव जाति के इतिहास पर उनका स्थायी प्रभाव बहुत ही कम होता है। उनकी विजय संकुचित हो जाती है और यहां तक कि नेपोलियन जैसे महान सेनानायक को भी अपनी समूची विजय सफलताओं के बाद फ्रांस को मूल से भी लघु आकार में देखना और छोड़ना पड़ा। जरूरत पड़ने पर जब उन पर कुछ दूरी से दृष्टिपात किया जाता है तो विश्व के समूचे कार्य व्यापार में वे केवल सामयिक महत्व की दीख पड़ती हैं और जिस समाज में घटित होती हैं उस पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं डालती। उनके जीवन तथा नैतिक आचरण का वृत्त रोचक हो सकता है, परंतु वे समाज को प्रभावित नहीं करते और समूचे समाज के स्वरूप को बदलने के लिए वे कोई प्रभाव नहीं छोड़ते तथा कोई परिवर्तन नहीं लाते। जब प्रश्न किसी ऐसे व्यक्ति के विषय में पूछा जाता है जो सेनाध्यक्ष नहीं है, तो उत्तर देना कठिन हो जाता है, क्योंकि उस समय ये प्रश्न जांच व कसौटी का प्रश्न हो जाता है और अलग लोगों की अलग अलग जांच व कसौटी होती है। नायक पूजा के प्रबल पक्षधर कार्लाइल की अपनी एक निजी कसौटी व जांच थी। उन्होंने निम्नलिखित शब्दों में उसका उल्लेख किया है, लेकिन विशेष रूप से महापुरुष के बारे में मैं अति आग्रह से ये कहने का साहस करूंगा कि इस पर तो विश्वास किया ही नहीं जा सकता कि वो सत्यनिष्ठ के अलावा वो कुछ और भी हो सकता है। कोई व्यक्ति तभी समर्थ होगा जब वो सर्वप्रथम सत्यनिष्ठ हो। उसे मैं निष्ठावान व्यक्ति कहूंगा। निष्ठा कैसी गहन, अति खरी निष्ठा सभी वीर गुणी व्यक्तियों का सर्वोपरि प्रधान लक्षण है। कार्लाइल ने निस्संदेह सच्चाई की अपनी कसौटी की परिभाषा विशेष रूप से स्पष्ट शब्दों में दी है और ऐसा करने में उसने अपने पाठकों को इस बात की भी चेतावनी दी है कि इसकी व्याख्या करने में सच्चाई के विषय में उनके विचार हैं। वो सच्चाई नहीं जो स्वयं को सच्चा कहती है, ओह बिल्कुल नहीं, वो वास्तव में अति तुच्छ बात है, एक छिछली आत्मश्लाघी स्व आरोपित सच्चाई जो बहुधा मुख्यतः अभिमान एवं अहंकार पूर्ण होती है। महापुरुष की सच्चाई इस प्रकार की होती है कि उसके विषय में वो कुछ बोल ही नहीं सकता, उसका उसे बोध ही नहीं होता। इसके विपरीत मेरा विचार है कि वो पाखंड से अधिक सचेत रहता है। महापुरुष तो कभी भी अपने को ईमानदार कहकर आत्म प्रशंसा नहीं करता, वो उससे कोसों दूर रहता है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि उसकी सच्चाई तो स्वयं उस पर भी निर्भर नहीं करती, वो सच्चाई का पल्ला छोड़ ही नहीं सकता। लॉर्ड रोजबरी ने एक और कसौटी नेपोलियन के संबंध में प्रस्तुत की। नेपोलियन जितना महान जनरल था, उतना ही समान प्रशासक भी था। क्या नेपोलियन महान था? इस प्रश्न का उत्तर देते समय रोजबरी ने निम्नलिखित भाषा का प्रयोग किया। यदि महान से अभिप्राय नैतिक और प्रतिभा संबंधी गुणों के समन्वय से है, तो वो निश्चित रूप से महान नहीं है, परंतु वो असाधारण तथा सर्वोच्च होने के अर्थ में महान है। इसमें हमें कोई संदेह नहीं हो सकता। यदि महानता का अर्थ प्राकृतिक शक्ति, प्रधानता, मानवता से परे किसी मानवीयता से है, तो नेपोलियन निश्चय ही महान है। उस वर्णनातीत चिंगारी के अलावा जिसे हम प्रतिभा कहते हैं, वो बुद्धि तथा शक्ति के ऐसे समन्वय का प्रतीक है जिसकी शायद किसी ने भी न तो बराबरी की गई और न ही कभी उसे लांघा गया।
एक तीसरी कसौटी है जिसे दार्शनिकों ने बताया है, या यदि और ठीक ठाक कहें तो इसे लोगों ने बताया है, जो मानवीय कार्य व्यापार के दैवी निर्देश में विश्वास करते हैं। महापुरुष कौन होता है, उसके विषय में उनकी अवधारणा अलग है। उनके विचारों को संक्षेप में रोजबरी ने इस प्रकार व्यक्त किया है। महापुरुष विश्व में एक महान प्राकृतिक या अलौकिक शक्ति के रूप में अवतरित होता है। वो समाज की गंदगी की सफाई करता है और उसे सही मार्ग पर ले जाता है। वो शुद्धिकारक तथा संकट मोचक वरदान होता है। वो एक विराट कार्य में लगा होता है जो अंशतः सकारात्मक तथा मुख्यतः नकारात्मक होता है, परंतु सबका संबंध सामाजिक पुनरुद्धार से होता है। इनमें से सही व सच्ची कसौटी कौन सी है? मेरे विचार से सभी कसौटियां अपूर्ण हैं, कोई भी पूर्ण नहीं है। सच्चाई तो महापुरुष की कसौटी होनी चाहिए। क्लेमेंसो ने एक बार कहा था कि अधिकांश राजनेता दुष्ट और बदमाश होते हैं। राजनेता अनिवार्यता महापुरुष नहीं होते, और जिन लोगों के अनुभव पर उसने अपना मत कायम किया था वे स्पष्टता ऐसे लोग हैं जिनमें सच्चाई का अभाव रहा है। फिर भी कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि सच्चाई इसकी प्रमुख या एकमात्र कसौटी ही है, क्योंकि सच्चाई काफी नहीं होती। एक महापुरुष में सच्चाई तो होनी चाहिए, क्योंकि समूचे नैतिक गुणों के संगम के बिना कोई व्यक्ति महान नहीं कहला सकता। परंतु एक व्यक्ति को महान बनाने में केवल सच्चाई के अलावा भी कोई गुण होना चाहिए। एक व्यक्ति सच्चा हो सकता है, परंतु फिर भी वो मूर्ख हो सकता है। एक मूर्ख व्यक्ति एक महान व्यक्ति के ठीक विपरीत होता है। एक महान व्यक्ति इसलिए महान होता है कि वो समाज को संकट की घड़ी में से उबारने के लिए मार्ग ढूंढ लेता है, परंतु मार्ग को ढूंढने में उसकी सहायता क्या चीज कर सकती है? वो ऐसा केवल प्रतिभा की सहायता से कर सकता है। प्रतिभा प्रकाश है, इसके अलावा और कोई काम नहीं करता। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सच्चाई के बिना कोई व्यक्ति महान नहीं हो सकता। क्या एक महान व्यक्ति को बनाने के लिए यह पर्याप्त है? इस अवस्था में मेरे विचार से हमें एक प्रसिद्ध व्यक्ति और एक महान व्यक्ति में अंतर समझना चाहिए, क्योंकि मेरा निश्चय है कि एक महान व्यक्ति एक प्रसिद्ध व्यक्ति से बहुत ही भिन्न होता है। एक व्यक्ति की सच्चाई, ईमानदारी या निष्कपटता तथा प्रतिभा जैसे गुण उसे अपने साथियों की तुलना में प्रसिद्ध व्यक्ति होने के लिए पर्याप्त होते हैं, परंतु वे उसे महान व्यक्ति के पद व सम्मान तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं होते। एक महान व्यक्ति में मात्र एक प्रसिद्ध व्यक्ति से अधिक कुछ होना चाहिए। वो अधिक चीज क्या होनी चाहिए? यहाँ पर दार्शनिक द्वारा दी गई महान व्यक्ति की परिभाषा का महत्व सामने आता है। एक महान व्यक्ति को सामाजिक उद्देश्य की गतिशीलता से प्रभावित होना चाहिए और उसे समाज के अंकुश तथा अपमार्जक के रूप में काम करना चाहिए। ये वे तत्व हैं जिनसे एक महान व्यक्ति की एक प्रसिद्ध व्यक्ति से अलग पहचान की जाती है, और इन्हीं में सर्वोत्तम कार्यों के सम्मान और आदर के उसके अधिकार निहित हैं। 4. क्या रानाडे एक महापुरुष थे? उनका व्यक्तित्व निस्संदेह महान था। वो भीमकाय व्यक्ति थे। ये आशावादी स्वभाव, मिलनसार तथा हसमुख मनोवृत्ति एवं बहुमुखी क्षमता वाले व्यक्ति थे। उनमें सच्चाई थी जो सब नैतिक गुणों का संगम है, और उनकी सच्चाई इस प्रकार की थी जिसका वर्णन कार्लाइल ने किया है। वो दंभपूर्ण आत्मश्लाघी सच्चाई नहीं थी, वो स्वाभाविक सच्चाई थी। वो एक मूलभूत व स्वाभाविक विशेषता थी, उसमें बनावट नहीं थी। वो न केवल डील डॉल तथा सच्चाई की दृष्टि से बड़े थे, बल्कि प्रतिभा के भी धनी थे। रानाडे एक उच्च प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे, इसमें किसी व्यक्ति को संदेह नहीं हो सकता। वो उच्च न्यायालय के मात्र एक वकील तथा न्यायाधीश ही नहीं थे, बल्कि वो प्रथम श्रेणी के अर्थशास्त्री, प्रथम श्रेणी के इतिहासकार, प्रथम श्रेणी के शिक्षाविद तथा प्रथम श्रेणी के धर्म तत्वज्ञ भी थे। वो राजनीतिज्ञ नहीं थे। कदाचित ये अच्छी बात है कि वो राजनीतिज्ञ नहीं थे, क्योंकि यदि वो राजनीतिज्ञ होते तो हो सकता है कि वो महान व्यक्ति न हो सकते। जैसा कि अब्राहम लिंकन ने कहा था, राजनीतिज्ञ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका हित लोक हित से अलग होता है और जिनको, अर्थात उनमें से अधिकांश को, समूह के रूप में लिया जाता है, और वे ईमानदार मनुष्यों से काफी हटकर होते हैं। रानाडे यद्यपि राजनीतिज्ञ नहीं थे, परंतु राजनीति के पारंगत विद्यार्थी थे। वास्तव में भारत के इतिहास में रानाडे के समकक्ष व्यापक विद्वत्ता, प्रचंड बुद्धि तथा दूरदृष्टि वाले किसी व्यक्ति को ढूंढना कठिन होगा। ऐसा कोई भी विषय नहीं था जिसे उन्होंने छुआ न हो और जिसमें उन्होंने गूढ़ता व महारत हासिल न की हो। उनका अध्ययन विशाल स्तर का था और वो हर प्रकार से पूर्ण विद्वान थे। वो न केवल अपने समय के मापदंड के अनुसार, बल्कि किसी भी मापदंड के अनुसार महान थे।
जैसा कि मैंने कहा है, महान व्यक्ति बनने का कोई भी दावा सच्चाई तथा प्रतिभा में से किसी एक पर या इनके संयुक्त रूप पर निर्भर नहीं होता। यदि रानाडे में ये 2 गुण ही होते और इनसे अधिक गुण न होते तो उनको महान नहीं कहा जा सकता था। महान व्यक्ति होने की उनकी उपाधि उन्होंने जो सामाजिक कार्य किए थे, जिस तरीके से वे कार्य किए, उस पर निर्भर करती है। इस संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता। रानाडे को एक इतिहासवेत्ता, अर्थशास्त्री या शिक्षाविद की अपेक्षा एक समाज सुधारक के रूप में ही अधिक जाना जाता है। उनका संपूर्ण जीवन ही समाज सुधार के लिए अनवरत अभियान में समर्पित रहा। समाज सुधारक के रूप में उनकी जो भूमिका रही है, वही उनके महान होने की उपाधि का आधार है। रानाडे में साहस तथा दूरदृष्टि दोनों ही थे, जिनकी आवश्यकता सुधारक के लिए होती है। जिन परिस्थितियों में उनका जन्म हुआ था, उनमें उनके साहस और दूरदृष्टि का बराबर का महत्व था। जिस कालखंड में वो जन्मे थे, उसमें ये बात केवल अचरज की बात होती कि उनमें पैगंबर की सी दूरदृष्टि थी। मैंने तो ये बात यहूदी दृष्टिकोण से कही है। रानाडे का जन्म 1842 में किर्की के युद्ध से लगभग 24 वर्ष बाद हुआ था। उस युद्ध में मराठा साम्राज्य का अंत हो गया था। मराठा साम्राज्य के पतन ने विभिन्न लोगों के अंदर विभिन्न प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की। नातू जैसे कुछ लोग इस बात से प्रसन्न थे कि ब्राह्मण पेशवा का अभिशप्त शासन समाप्त हो गया है, परंतु इस बात में कोई संदेह नहीं हो सकता कि महाराष्ट्र में अधिकांश लोग इस घटना से स्तब्ध रह गए थे। जब समूचा भारत विदेशी गिरोहों के बढ़ते कदमों से घिरता जा रहा था और भारत की जनता को तिल तिल करके क्रमशः दास बनाया जा रहा था, तब यहाँ महाराष्ट्र के नन्हे से कोने में एक हट्टी कट्टी जाति रहती थी जो ये जानती थी कि स्वतंत्रता क्या होती है। उसने स्वतंत्रता के लिए भरपूर लड़ाई लड़ी थी और मीलों तक इसकी स्थापना की थी। अंग्रेजों की विजय से उनकी ये अनमोल थाती समाप्त हो गई थी। इस बात की कल्पना की जा सकती है कि महाराष्ट्र की सर्वोत्तम प्रतिभा किस प्रकार पूर्णतया भौचक व हैरान हो गई थी और उसके सामने पूर्णतया अंधेरा छा गया था। ऐसी महान विपत्ति के प्रति क्या स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो सकती है? ये होने के आगे आत्मसमर्पण और घुटने टेकने के अलावा और क्या हो सकता है? इस पर रानाडे की क्या प्रतिक्रिया हुई? ये अत्यंत भिन्न रूप में हुई। आशा थी कि जो गिरे हैं वे उठेंगे भी। वास्तव में उनके अंदर एक नया विश्वास उपजा जो इस आशा का आधार था। मैं उनके ही शब्दों को उद्धृत करता हूं। मैं अपने धर्म के 2 सिद्धांत के प्रति अनन्य आस्था व्यक्त करता हूं। हमारा ये देश आशा का साकार रूप है। हमारी जाति ये श्रेष्ठ जाति है। वो आशा और विश्वास के नवीन सिद्धांत को केवल प्रस्तुत करके ही चुप नहीं बैठे। उन्होंने इस आशा की प्राप्ति के प्रश्न पर भी अपना ध्यान दिया। इसकी पहली आवश्यकता वास्तव में पतन के कारणों का निष्पक्ष विश्लेषण करने की थी। रानाडे ने यह महसूस किया कि यह पतन हिंदू सामाजिक व्यवस्था में कुछ कमजोरियों के कारण हुआ था और जब तक इन कमजोरियों को दूर नहीं किया जाता, तब तक आशा व आकांक्षा पूरी नहीं हो सकती। अतएव उन्होंने नवीन सिद्धांत के बाद कर्तव्य के लिए आह्वान किया था। ये कर्तव्य हिंदू समाज में सुधार करने के कर्तव्य के अलावा और कोई कर्तव्य नहीं था। अतएव सामाजिक सुधार उनके जीवन का एक प्रमुख उद्देश्य हो गया था। उनके अंदर सामाजिक सुधार की भावना विकसित हुई और इसका बढ़ावा देने में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी। इसके लिए उन्होंने जो तरीके अपनाए, उनमें बैठकें करना, शिष्टमंडल भेजना, भाषण और उपदेश, लेख, साक्षात्कार व पत्र शामिल थे। ये सब कार्य उन्होंने निरंतर व अथक उत्साह के साथ किए। उन्होंने अनेक सभाओं, सोसाइटियों की स्थापना की। उन्होंने कई पत्रिकाओं को स्थापित किया, परंतु वो इससे संतुष्ट नहीं हुए। वो सामाजिक सुधार के काम को बढ़ावा देने के लिए कुछ ऐसी चीजें चाहते थे जो अपेक्षाकृत और अधिक स्थायी और अधिक व्यवस्थित हों। अतएव उन्होंने सामाजिक सम्मेलन यानी सोशल कॉन्फ्रेंस नामक एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना की। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सहायक के रूप में चला। सामाजिक बुराइयों पर चर्चा करने के लिए वर्षानुवर्ष बैठकें होती थीं। रानाडे हर वर्ष उसके वार्षिक अधिवेशनों में उपस्थित होते थे, जैसे कि ये उनकी तीर्थ यात्रा हो। वो सामाजिक सुधार के हेतु कार्य और उद्देश्यों को प्रोत्साहित करते थे। सामाजिक सुधार के कार्य और उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने में रानाडे ने बहुत उत्साह दिखाया। इस पीढ़ी के बहुत से लोग इस दावे पर शायद हंसेंगे। जेल में जाना भारत में शहादत का काम हो गया है। इसे देशभक्ति का काम तथा साहस का काम माना जाता है।
अधिकांश लोग जो अन्यथा ध्यान देने के अयोग्य होंगे और जिनके मामले में ये कहना ठीक ही होगा कि वे बदमाश व दुष्ट थे, जिन्होंने राजनीति को अपने अंतिम सहारे के रूप में अपनाया लिया था, जेल में जाकर वे शहीद हो गए हैं और उन्होंने नाम और प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है, जो कम से कम कहने के लिए तो अति विस्मयकारी है। यदि जेल के जीवन में वैसी यातनाएं होती जिन्हें तिलक जैसे व्यक्तियों तथा उनकी पीढ़ी ने सहा था, तो इस विचार में कुछ सार होगी। जेल के जीवन में आज कोई आतंक या भय नहीं रहा है। ये अब केवल नजरबंदी का मामला हो गया है। राजनीतिक कैदियों को अब अपराधी नहीं माना जाता, उनको एक अलग श्रेणी में रखा जाता है। उन्हें किसी कठिनाई या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। उनकी प्रसिद्धि या प्रतिष्ठा को कोई ठेस नहीं पहुंचती और उन्हें अलग नहीं रखा जाता। इसके लिए किसी प्रकार के साहस की आवश्यकता नहीं। परंतु जब जेल के जीवन में, जैसा कि तिलक के समय में कहा, वास्तव में यातनाएं थीं। राजनैतिक बंदी एक समाज सुधारक से अधिक साहस रखने का दावा नहीं कर सकते थे। अधिकांश लोग ये महसूस नहीं करते हैं कि समाज एक व्यक्ति के विरुद्ध सरकार की अपेक्षा कहीं अधिक मात्रा में अत्याचार तथा दमन चक्र चला सकता है। दमन के जो साधन तथा क्षेत्र समाज के समक्ष खुले हैं, वे सरकार के समक्ष खुले साधनों तथा क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत अधिक व्यापक हैं और वे उनसे अधिक प्रभावी भी हैं। दंड संहिता में ऐसे कौन से दंड की व्यवस्था है जिसकी तुलना बहिष्कार के दंड की गंभीरता तथा मात्रा से की जा सके? अधिक साहस किसमें होता है? उस समाज सुधारक में जो समाज को चुनौती देता है और अपने लिए बहिष्कार की सजा को आमंत्रित करता है, या उस राजनीतिक बंदी में जो सरकार को चुनौती देता है और केवल कुछ महीनों की या कुछ सालों की जेल की सजा पाता है? इनमें एक और भी अंतर है जिसे समाज सुधारक तथा राजनीतिक देशभक्त द्वारा दर्शाए गए साहस का अनुमान लगाने या मूल्यांकन करने में प्रायः ध्यान में नहीं रखा जाता। जब समाज सुधारक समाज को चुनौती देता है, तब कोई भी व्यक्ति उसको शहीद कहकर उसका स्वागत नहीं करता। कोई भी व्यक्ति उसका मित्र तक बनने के लिए तैयार नहीं होता। उससे लोग घृणा करते हैं और बचकर रहते हैं। परंतु जब राजनीतिक देशभक्त सरकार को चुनौती देता है, तो सारा समाज उसका समर्थन करता है, उसकी प्रशंसा की जाती है, उसकी सराहना की जाती है और उसे उद्धारक के रूप में तथा मुक्तिदाता के रूप में आदर किया जाता है। कौन अधिक साहस दिखाता है? वो समाज सुधारक जो अकेला लड़ता है, या वो राजनीतिक देशभक्त जो बहुत बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के सहयोग से लड़ता है? इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि रानाडे ने समाज सुधार के कार्य को हाथ में लेते समय साहस दिखाया था। वास्तव में उन्होंने उच्च कोटि का साहस दर्शाया था, क्योंकि आप ये बात याद रखें कि उनके समय में सामाजिक तथा धार्मिक प्रयासों तथा रीति रिवाजों को, चाहे वे जितने घटिया तथा अनैतिक थे, परम पवित्र तथा अलंघनीय माना जाता था। तथा जब उनके दैवी व उत्कृष्ट तथा नैतिक आधार पर कोई संदेह प्रकट करता था या उस पर कोई प्रश्न खड़ा करता था, चुनौती देता था, तो उसकी बात को केवल एक अपसिद्धांत शासन विरुद्ध ही नहीं माना जाता था, बल्कि उसे असहनीय ईशन निंदा तथा धर्म विरोध व देवद्रोह के रूप में माना जाता था। एक सुधारक के रूप में उनका मार्ग सरल व निष्कंटक नहीं था, वो अनेक दिशाओं से अवरुद्ध था। जिन लोगों को वो सुधारना चाहते थे, उनकी भावनाएं प्राचीन अतीत में गहरी धसी हुई थीं। उनका विश्वास था कि उनके पूर्वज सबसे अधिक बुद्धिमान तथा सबसे कुलीन व उत्कृष्ट व्यक्ति थे और उन्होंने सर्वोच्च आदर्श समाज व्यवस्था की स्थापना की थी। हिंदू समाज की जो लज्जास्पद तथा त्रुटिपूर्ण बातें रानाडे को महसूस हुईं, वे उनके लिए धर्म की सबसे पवित्र निषेधाज्ञाएं थीं। जनसाधारण की ये मनोवृत्ति थी। बुद्धिजीवी दो वर्गों में बटे हुए थे। एक वर्ग वो था जो रूढ़िवादी विश्वास वाला था, परंतु उसका दृष्टिकोण राजनैतिक नहीं था, और एक वर्ग वो था जो अपने विचारों से आधुनिक था, परंतु उसके लक्ष्य तथा उद्देश्य मूलतः राजनैतिक थे। पहले वर्ग का नेतृत्व श्री चितलेकर कर रहे थे और दूसरे का श्री तिलक। वे दोनों रानाडे के विरुद्ध एकजुट हो गए और उन्होंने उनके मार्ग में यथासंभव अधिक से अधिक कठिनाइयां उपस्थित की। उन्होंने केवल समाज सुधार के ध्येय को ही सबसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि जैसा कि अनुभव से पता चलता है, उन्होंने भारत में राजनीतिक सुधार के ध्येय को भी सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। राजनीति से विमुख या रूढ़िवादी विचारधारा के लोग हेगलवादी दृष्टि में विश्वास रखते थे। ये मेरे लिए एक पहेली है, अर्थात आदर्श को प्राप्त करना तथा यथार्थ को आदर्श बनाना। इसमें यह बात एकदम गलत है। हिंदू धार्मिक तथा सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि आप इसके आदर्श स्वरूप को यथार्थता प्रदान करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आदर्श बुरा होता है। न ही आप यथार्थ को आदर्श की स्थिति पर पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि यथार्थ अर्थात वर्तमान परिस्थिति बद से भी बदतर है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है।
हिंदू धार्मिक व्यवस्था को लीजिए या हिंदू सामाजिक व्यवस्था को लीजिए और इसकी सामाजिक उपयोगिता तथा सामाजिक न्याय की दृष्टि से जांच कीजिए। ये कहा जाता है कि धर्म उस समय तक अच्छा होता है जब वो टकसाल से ताजा ताजा निकलता है, परंतु हिंदू धर्म तो प्रारंभ से ही एक खोटा सिक्का जैसा रहा है। समाज के हिंदू आदर्श ने, जैसा कि हिंदू धर्म द्वारा निर्धारित किया गया है, हिंदू समाज पर सबसे अधिक भ्रष्टाकारी तथा विकृत करने वाले प्रभाव के रूप में कार्य किया है। उसका स्वरूप तथा तत्व नीत्सेवादी है। नीत्से के जन्म लेने से बहुत पहले ही मनु ने उस सिद्धांत की घोषणा कर दी थी जिसका प्रचार करने का नीत्से ने प्रयास किया। ये एक ऐसा धर्म है जिसका अभीष्ट स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व की स्थापना करना नहीं है। ये एक सिद्धांत है जो शेष हिंदू समाज द्वारा अतिमानव ब्राह्मण की पूजा व उपासना को पोषण करता है। ये इस बात को प्रस्तुत करता है कि अतिमानव तथा एकमात्र उसका वर्ग ही जीवित रहने तथा शासन करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। दूसरे लोग जन्म उनकी सेवा करने के लिए ही होता है, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। उनका जीवन अपना जीवन नहीं होता और अपने स्वयं के व्यक्तित्व को विकसित करने का उनको कोई अधिकार नहीं होता। ये हिंदू धर्म का सिद्धांत रहा है। हिंदू दर्शन, चाहे वो वेदांत हो या सांख्य, न्याय और वैशेषिक, हिंदू धर्म को किसी रूप में प्रभावित किए बिना अपनी धुरी पर घूमता रहा है। इस सिद्धांत को चुनौती देने का साहस उसमें कभी नहीं हुआ। ये हिंदू दर्शन को प्रत्येक वस्तु ब्रह्ममय है, केवल बुद्धि का ही खिलवाड़ रहा। ये कभी भी सामाजिक दर्शन नहीं बना। हिंदू दार्शनिकों ने अपने दर्शन तथा अपने मनु को दोनों अलग अलग हाथों में रखा। दाएं को ये पता नहीं कि बाएं के पास क्या था। हिंदू को उनके परस्पर विरोध से कभी कष्ट नहीं होता। जहां तक उनकी समाज व्यवस्था का संबंध है, क्या उससे अधिक भ्रष्ट और कुछ हो सकता है? जाति प्रथा चातुर्वर्ण्य का, जो कि हिंदू का आदर्श है, एक भ्रष्ट रूप है। कोई व्यक्ति जो जन्मजात जड़ बुद्धि या मूर्ख है, चातुर्वर्ण्य को समाज का आदर्श रूप कैसे स्वीकार कर सकता है? व्यक्तिगत रूप से तथा सामाजिक रूप से ये एक मूर्खता या अपराध है। केवल एक वर्ग को ही शिक्षा तथा ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार होना, केवल एक वर्ग को ही व्यापार करने का अधिकार होना, केवल एक वर्ग को ही सेवा करने का होना, व्यक्ति के लिए इसके परिणाम स्पष्ट व प्रत्यक्ष हैं। आपको ऐसा विद्वान व्यक्ति कहाँ मिलेगा जिसके पास आजीविका का कोई साधन न हो और वो अपनी शिक्षा को विकृत न करे? आपको ऐसा सिपाही कहाँ मिलेगा जिसकी कोई शिक्षा तथा संस्कृति न हो और वो अपने शस्त्रों का उपयोग संरक्षण के लिए नहीं, विनाश के लिए करे? आपको ऐसा व्यापारी कहाँ मिलेगा जिसके पास फूटी कौड़ी तक न हो और वो ऐसी अर्जन वृत्ति अपना ले जो घटिया स्तर पर न पहुंचे? आपको ऐसा सेवक कहाँ मिलेगा जो ना तो शिक्षा प्राप्त करे, न शस्त्र ग्रहण करे और न जीविकोपार्जन के अन्य साधन अपनाए और अपना मनचाहा निर्माता बने? यदि ये व्यक्ति के लिए हानिकारक है तो ये समाज को भी भेद्य और नाजुक बना देती है। समाज संरचना को केवल एक अच्छे मौसम के अनुकूल ही होना पर्याप्त नहीं है, उनके तूफान को झेलने की भी शक्ति होनी चाहिए। क्या हिंदू वर्ग व्यवस्था किसी आक्रमण की झंझा को झेल सकती है? जाहिर है नहीं झेल सकती। चाहे प्रहार हो या प्रतिरक्षा, समाज को इस योग्य होना ही होगा कि वो अपनी शक्तियों का संगठन कर सके। जहां कर्तव्यों तथा दायित्वों का वितरण तथा निर्धारण एकांगी व अपरिवर्तनीय हो, वहां संगठन कैसे हो सकता है? 90% हिंदू, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र हिंदू सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत शस्त्र धारण नहीं कर सकते थे। यदि देश की सैन्य संख्या में खतरे के समय वृद्धि नहीं की जा सकती तो देश की रक्षा किस प्रकार की जा सकती है? जैसा कि प्रायः आरोप लगाया जाता है, बुद्ध ने हिंदू समाज को अपने अहिंसा के सिद्धांत द्वारा कमजोर बनाया था। हिंदू समाज को कमजोर बनाने वाले बुद्ध नहीं, बल्कि चातुर्वर्ण का वो ब्राह्मणवादी सिद्धांत है जो न केवल हिंदू अपितु हिंदू समाज के अपकर्ष के लिए भी उत्तरदायी है। आप में से कुछ लोग मेरी उस बात को बुरा मानेंगे जो मैंने हिंदू समाज पर हिंदू सामाजिक धार्मिक आदर्श के भ्रष्टाकारी प्रभाव के विषय में कही है, परंतु सच्चाई क्या है? क्या इस आरोप का खंडन किया जा सकता है? क्या विश्व में ऐसा कोई समाज है जहां ऐसे लोग रहते हों जो एकदम अलग थलग रहते हों और जिनकी परछाई पड़ना और जिन्हें देखना पाप हो? क्या कोई ऐसा समाज है जिसमें आपराधिक जनजातियां रहती हों? क्या कोई ऐसा समाज है जिसमें नंग-धड़ंग आदिवासी एवं वनवासी हों? वे गिनती में कितने हैं? क्या वे सैकड़ों में हैं? क्या हजारों में हैं? मेरी कामना है कि वे नगण्य हों। दुख की बात है कि उनकी संख्या लाखों में है। लाखों अछूत हैं, लाखों जराइम पेशा जनजातियां हैं, लाखों आदिम जनजातियां हैं। घोर आश्चर्य! हिंदू सभ्यता है या उसके नाम पर कलंक है? ये तो आदर्श का हाल है। अब आप उन परिस्थितियों की ओर ध्यान दीजिए जो उस समय विद्यमान थीं जब रानाडे मंच पर उतरे थे। जिस अधोगति की अवस्था में वे उस समय पहुंच गए थे जब अंग्रेज मंच पर आए और रानाडे जैसे सुधारकों को उनका सामना करना पड़ा था, उस अवस्था को अब महसूस करना असंभव है। मैं बुद्धिजीवी वर्ग की दशा से आरंभ करता हूं। सभ्यता का पालन पोषण तथा मार्गदर्शन उसके बुद्धिजीवी वर्ग पर, ब्राह्मणों द्वारा प्रदत्त नेतृत्व पर निर्भर होना चाहिए।
प्राचीन हिंदू कानून के अधीन ब्राह्मण को पुरोहित वर्ग का लाभ प्राप्त था और ब्राह्मण चाहे हत्या का दोषी हो उसे फांसी की सजा नहीं दी जाती थी और ईस्ट इंडिया कंपनी उसे ये विशेषाधिकार 1817 तक देती रही। इसमें संदेह नहीं क्योंकि उस पर श्रेष्ठता का ठप्पा लगा हुआ था, पर क्या उसमें कोई श्रेष्ठता शेष रह गई थी? उसके व्यवसाय की समूची श्रेष्ठता लुप्त हो चुकी थी। वो समाज के लिए दीमक बन चुका था। ब्राह्मण ने योजनाबद्ध तरीके से समाज को खोखला किया और धर्म का अनुचित लाभ उठाया। जिन दिनों पुराणों तथा शास्त्रों की रचना ब्राह्मण ने की, वे उन भूरताओं की अनमोल खोज है जिनका दुरुपयोग ब्राह्मणों ने निर्धन, अशिक्षित तथा अंधविश्वासी हिंदू जनसाधारण को उल्लू बनाने, बहलाने और ठगने के लिए किया। इस भाषण में उनके संबंध में हवाला देना असंभव है। मैं यहाँ पर केवल उन बाध्यकारी मापों का उल्लेख कर सकता हूँ जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधिकारों तथा विशेषाधिकारों को भुनाने के लिए उन पर औचित्य तथा पवित्रता का ठप्पा लगाया और हिंदुओं का आहित किया। जो लोग उनकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वे 1795 के रेगुलेशन 21 की प्रस्तावना को पढ़ें। उसके अनुसार जब कभी भी एक ब्राह्मण कोई भी ऐसी वस्तु प्राप्त करना चाहता था जिसे कि वो अपने शिकार से उसकी इच्छा से प्राप्त नहीं कर सकता था, तो वो विभिन्न प्रकार के दबाव डालने वाले उपायों का सहारा लेता था। वो अपने शरीर को चाकुओं तथा उस्तरों से चीरता था या किसी विष को निगलने की धमकी देता था। ये उसकी सामान्य चालें थीं जिनको वो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए चलाता था। हिंदुओं पर दबाव डालकर उन्हें मजबूर करने के लिए ब्राह्मणों द्वारा कुछ और तरीके भी अपनाए जाते थे। वे जितने लज्जास्पद थे उतने ही विलक्षण भी थे। एक सामान्य चलन ये था कि वो अपने शिकार के घर के सामने कूड़ खड़ा कर देता था। कूड़ एक गोल अहाता होता था जिसमें लकड़ी का एक ढेर लगा दिया जाता था। अहाते के अंदर एक बुढ़िया को बिठा दिया जाता था जो उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करने पर कूड़ में जलने के लिए तैयार रहती थी। इस प्रकार का दूसरा उपाय ये था कि वो अपनी महिलाओं तथा बच्चों को अपने शिकार की नजरों के सामने बिठा देता था और उनके सिर काटने की धमकी देता था। तीसरी युक्ति धरने की थी। शिकार के द्वार पर अनशन किया जाता था। ये तो कुछ भी नहीं, ब्राह्मणों ने गैर ब्राह्मणों की महिलाओं का कौमार्य भंग करने के अधिकार के लिए दावा करना आरंभ कर दिया था। इस चलन का प्रचलन कालीकट के जेमोरिन के परिवार में तथा वैष्णवों के वल्लभाचारी संप्रदाय में था। ब्राह्मण अधोगति के रसातल में धंस चुका था। जैसा बाइबल कहती है, यदि लवण ने अपनी लवणता खो दी हो तो किस तत्व से उसे लवणता प्रदान की जाए। इसमें संदेह नहीं कि हिंदू समाज ने अपने नैतिक बंधनों को ढीला करके उन्हें एक खतरनाक कगार पर पहुंचा दिया था। इस नैतिक अधोगति को रोकने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को 1819 में एक विनिमय 1819 का 7 पारित करना पड़ा। इस अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि महिलाओं को बड़े पैमाने पर काम पर लगाया जाता था ताकि वे वेश्यावृत्ति के लिए पत्नियों तथा बच्चियों को प्रलोभन देकर ले जाएं। ये एक सामान्य प्रथा थी। पति तथा पिता अपने परिवारों को तज देते थे। लोगों में विवेक था ही नहीं और उसके अभाव में सामाजिक पापों व अपराधों के विरुद्ध नैतिक रोष की आशा करना व्यर्थ ही था। वास्तव में ब्राह्मण हर प्रकार के दोष, अपराध या पाप का समर्थन करने में लगे हुए थे। इसका एक सहज कारण ये था कि वो तो उनके जीवन की बैशाख थी। उन्होंने अस्पृश्यता का समर्थन किया। अस्पृश्यता ने लाखों लोगों को दास्ता के नरक में धकेल दिया। उन्होंने जातिवाद का समर्थन किया। उन्होंने बाल विवाह और बाध्यकारी वैधव्य का समर्थन किया। वर्ण व्यवस्था के ये 2 घोर कलंक हैं। उन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया। उन्होंने बहुविवाह के नियम वाली क्रमिक असमानता की समाज व्यवस्था का समर्थन किया। उसके कारण राजपूतों ने अपनी हजारों पुत्रियों का गला जन्म लेते ही घोंट दिया। घोर लज्जाजनक, घोर पाप। क्या ऐसा समाज सभ्य राष्ट्रों को अपना मुंह दिखा सकता है? क्या ऐसा समाज अपने अस्तित्व के बने रहने की आशा कर सकता है? ऐसे प्रश्न उठाए रानाडे ने। उनका निष्कर्ष था कि यदि जीवित रहना है तो कठोर सामाजिक सुधार करने होंगे। तथापि उनके सबसे बड़े विरोधी राजनीतिक वर्ग के बुद्धिजीवी थे। इन राजनीतिक लोगों ने एक नई अवधारणा विकसित की। उस अवधारणा के अनुसार राजनीतिक सुधार को सामाजिक सुधार पर अग्रता प्रदान करना था। इस अवधारणा पर मंचों पर तर्क प्रस्तुत किए गए और इसका समर्थन बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति तैलंग जैसे प्रसिद्ध लोगों ने किया। वो एक कुशाग्र बुद्धि वकील थे। उन्होंने उत्कृष्ट कौशल से ये कार्य किया। इस अवधारणा ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। समाज सुधार आंदोलन के मार्ग में बाधा डालने वाली यदि किसी एक कारण को उत्तरदायी ठहराया जाए तो ये राजनीतिक सुधार की इस मांग को ठहराया जा सकता है। इस अवधारणा का समर्थन नहीं किया जा सकता और मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं कि रानाडे के विरोधी गलत थे
और उन्होंने इसके अनुसार काम करके देश का हित नहीं किया। जिस आधार पर न्यायमूर्ति तैलंग ने राजनेताओं की अवधारणा का समर्थन किया था, वो वास्तव में तर्कसंगत था, परंतु वो इस बात को पूर्णतया भूल रहे कि तर्क विवेक नहीं होता और साहस तर्क नहीं होता। उन्हें सामाजिक तथा राजनीतिक के बीच परस्पर संबंध की वो सही समझ नहीं थी जो इस विषय में रानाडे को थी। आइए हम इस अवधारणा के कारणों की जांच करें। जो तर्क दिए गए थे वो बहुत प्रभावशाली नहीं थे, परंतु मैं उन सबसे प्रभावशाली तर्कों का सामना करने के लिए तैयार हूं जो दिए जा सकते थे। फिर भी ये अवधारणा टिक नहीं पाएगी। मुझे जो बातें सबसे अधिक प्रभावशाली प्रतीत होती हैं वे हैं, सर्वप्रथम ये कहा जा सकता है कि हम पहले राजनीतिक शक्ति चाहते हैं क्योंकि हम लोगों के अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं। ये उत्तर सरकार के एक बहुत ही साधारण सिद्धांत की उपज है जिसका प्रतिपादन अमेरिकी राजनेता जेफरसन ने किया था। उनके मतानुसार राज्य द्वारा शासन केवल एक कार्य है जिससे कि लोगों के अधिकारों को बिना किसी बाधा के बनाए रखा जा सके। मान लीजिए कि यह सिद्धांत ठोस है। प्रश्न ये है कि यदि कोई अधिकार ही नहीं है तो राज्य शासन किस पर करेगा? शासन के पक्ष को सारभाग गंभीरता प्रदान करने के लिए अधिकार तो होने ही चाहिए। प्रत्यक्ष है कि राजनीतिक सुधार सामाजिक सुधार से पहले होना चाहिए। तब तक एक निरर्थक प्रस्ताव रहता है जब तक कि विचार ये हो कि सरकार का काम उन लोगों की रक्षा करना होता है जिनके पास निहित अधिकार होते हैं और उनको दंडित करना होता है जिसके पास कुछ नहीं होता। दूसरा आधार जिस पर इस अवधारणा के समर्थन में जोर दिया जा सकता है वो ये है कि वे राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति को कानून द्वारा कुछ मूल अधिकार देना चाहते हैं और ये तभी दिए जा सकते हैं जब पहले राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर ली जाए। ये बात निस्संदेह ऊपर से तो बहुत युक्तिपूर्ण लगती है, परंतु क्या इसमें कोई सार है? मूल अधिकारों का विचार अमेरिकी संविधान में तथा क्रांतिकारी फ्रांस द्वारा निर्मित संविधान में उन्हें अधिनियमित करने के समय से सुविदित हो गया है। प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकार प्रदान करने का विचार निस्संदेह बहुत ही प्रशंसनीय है। प्रश्न ये है कि उनको कारगर किस प्रकार किया जाए। प्रचलित मत ये है कि जब अधिकारों का विधि में अधिनियमन हो जाता है तो वे सुरक्षित हो जाते हैं। ये फिर एक अनुचित मान्यता है। अनुभव तो ये सिद्ध करता है कि अधिकारों की रक्षा कानून के द्वारा नहीं बल्कि समाज की सामाजिक और नैतिक चेतना द्वारा की जाती है। यदि सामाजिक चेतना ऐसी है जो उन अधिकारों को मान्यता देने के लिए तैयार है तो अधिकार सुरक्षित रहेंगे, परंतु यदि मूल अधिकारों का समुदाय द्वारा विरोध किया जाता है तो कोई कानून, कोई संसद, कोई न्यायपालिका वास्तविक अर्थ में उनकी गारंटी नहीं दे सकती। अमेरिका में नीग्रो लोगों के लिए, जर्मनी में यहूदियों के लिए, भारत में अछूतों के लिए मूल अधिकारों की क्या उपयोगिता है? बर्क ने कहा कि भीड़ और बहुसंख्या को दंडित करने का कोई तरीका नहीं मिलता। कानून एक एकाकी उदंड अपराधी को दंडित कर सकता है, ये कभी उन लोगों के समूचे निकाय के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता जो इसका विरोध करने का निश्चय कर लेते हैं। कॉलेरिज के शब्दों में सामाजिक चेतना आत्मा का वो शांत और सच्चरित्र विधायक है जिसके प्रभाव में रष्ट सभी शक्तियां आपस में टकराएंगी। वही समस्त मूल अथवा अमूल अधिकारों की एकमात्र रक्षिका है। राजनीतिक लोगों का तीसरा तर्क स्वशासन के अधिकारों पर आधारित हो सकता है। स्वशासन अच्छे शासन से बेहतर होता है, ये एक सुविदित नारा है। इसे एक नारे से अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता और सभी इस बात से आश्वस्त होना चाहेंगे कि स्वशासन भी एक अच्छा शासन होगा। इसमें संदेह नहीं कि राजनेता उत्तम शासन चाहते हैं और उनका उद्देश्य लोकतंत्रात्मक शासन की स्थापना करना है, परंतु उन्होंने कभी भी शांत मन से इस बात पर विचार नहीं किया कि क्या लोकतंत्रात्मक शासन संभव है। उनका दावा अनेक भ्रांतियों पर आधारित है। लोकतंत्रात्मक शासन के लिए लोकतंत्रात्मक समाज का होना बहुत आवश्यक होता है। प्रजातंत्र के औपचारिक ढांचे का कोई महत्व नहीं है और यदि सामाजिक लोकतंत्र नहीं है तो वो वास्तव में अनुपयुक्त होगा। राजनेताओं ने कभी भी इस बात को महसूस नहीं किया कि लोकतंत्र शासन तंत्र नहीं है, ये वास्तव में समाज तंत्र है। लोकतांत्रिक समाज के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसमें एकता, सामुदायिक उद्देश्य, लोकहित के प्रति निष्ठा तथा पारस्परिक सहानुभूति जैसी विशेषताएं हों, परंतु उसके लिए दो बातें तो सुस्पष्ट रूप से आवश्यक होती हैं। पहली है मनोवृत्ति, अपने साथियों के प्रति समानता और सम्मान का भाव। दूसरी है एक सामाजिक संगठन जो कठोर सामाजिक बंधनों से मुक्त हो। लोकतंत्र अलगाव, थलगाव और एकांतिकता के साथ संगति नहीं रखता। उनके फलस्वरूप सुविधा प्राप्त और सुविधा विहीन लोगों के बीच दरार पैदा हो जाती है। दुर्भाग्य से रानाडे के विरोधियों ने इस तथ्य की सच्चाई को कभी महसूस नहीं किया।
इसकी परख के लिए कोई भी कसौटी अपनाई जा सकती है और उससे ये पता चलेगा कि इस विवाद में रानाडे ने जो रुख और कार्य योजना अपनाई, भले ही वे राजनीतिक सुधार की पूर्व आवश्यकताएं नहीं थीं, पर वो सही और बुनियादी थीं। रानाडे ने ये तर्क दिया कि हिंदू समाज में ऐसे कोई अधिकार नहीं है जिन्हें मनुष्य नैतिक दृष्टि से मान्यता दे सके। उसमें मुट्ठी भर लोगों के लिए विशेष सुविधाएं और विशाल बहुसंख्यक जनमानस के लिए घोर असुविधाएं थीं। रानाडे अधिकार सृजन के लिए संघर्ष कर रहे थे। रानाडे एक ऐसे सामाजिक दमतंत्र का निर्माण करना चाहते थे जिसके बिना किसी प्रकार की निश्चित और स्थायी राजनीति हो ही नहीं सकती। संघर्ष दो परस्पर विरोधी दृष्टिकोणों के बीच था और वो इस प्रश्न पर केंद्रित था कि एक राष्ट्र के जीवित रहने के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता और सशक्त नैतिक ताने बाने में से कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है। रानाडे का विचार था कि नैतिक बल राजनीतिक स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। यही विचार महान इतिहासकार लेकी का भी था। वो इतिहास का सावधानीपूर्वक और तुलनात्मक अध्ययन करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे। एक राष्ट्र की शक्ति तथा समृद्धि की नींव के आधार हैं विशुद्ध घरेलू जीवन, व्यापार में ईमानदारी, नैतिकता तथा लोकहित के उच्च स्तर, सादा जीवन, साहस, सच्चाई तथा निर्णय में तर्क और उदारता का निश्चित पुट, जिसमें चरित्र और बौद्धिक प्रतिभा का समान योगदान हो। यदि आप किसी राष्ट्र के भविष्य के लिए एक बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय करते हैं तो ध्यान से ये देखिए कि गुणों का उत्कर्ष हो रहा है या अपकर्ष। ध्यान दीजिए कि सार्वजनिक जीवन में किन गुणों का सबसे अधिक महत्व होता है। क्या चरित्र का महत्व बढ़ रहा है या घट रहा है? जो लोग राष्ट्र में सर्वोच्च पद पर आसीन हैं, क्या वे उन लोगों में से हैं जिनका नाम निजी जीवन में पार्टी का लिहाज किए बिना सक्षम पारखी लोग सच्ची श्रद्धा के साथ लेते हैं? क्या वे सच्चे विश्वास वाले, सुसंगत छवि वाले तथा निर्विवाद सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति हैं? केवल इस धारा को देखकर ही आप किसी राष्ट्र की जन्मपत्री तैयार कर सकते हैं। रानाडे न केवल बुद्धिमान थे बल्कि तर्कनिष्ठ भी थे। उन्होंने अपने विरोधियों को चेतावनी दी कि वे राजनीति में आमूल परिवर्तनवादियों तथा समाज में अति अनुदारवादियों की भूमिका अदा न करें। उन्होंने सुस्पष्ट तथा सही शब्दों में चेतावनी दी, आप आधे अधूरे उदार नहीं हो सकते। आप राजनीति में उदार तथा धर्म में रूढ़िवादी नहीं हो सकते। दिल व दिमाग एक साथ रहने चाहिए। आप ये दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते कि आप अपनी बुद्धि का परिष्कार कर लें, मन को पुष्ट कर लें, अपने राजनीतिक अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का क्षेत्र भी बढ़ा लें और साथ ही साथ अपने दिलों के द्वार बंद करके उसे संकीर्ण भी बना लें। यह एक निरर्थक स्वप्न है कि हम लोगों से ये आशा करें कि वे अपने निजी अंधविश्वास तथा सामाजिक दोषों के बंधन में बंधे रहें, जबकि वे अपने शासकों से अधिकार तथा विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शीघ्र ही इन व्यर्थ स्वप्न त्रष्टाओं को अपने स्वप्नों के ध्वस्त होने का पता चल जाएगा। अनुभव ने दर्शा दिया है कि रानाडे के ये शब्द सत्य सिद्ध हुए हैं, यहाँ तक कि ये पैगंबरी भविष्यवाणी रहे हैं। जो इससे इनकार करते हैं वे इस बात पर विचार करें कि हम आज राजनीति में कहाँ हैं और हम जहाँ हैं वहाँ क्यों हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुए अब 50 वर्ष हो चुके हैं। इसका नेतृत्व अनेक हाथों से गुजरा है। मैं ये नहीं कहता कि वो समझदारों से नासमझों या यथार्थवादियों से आदर्शवादियों के हाथों में गया है, परंतु ये नरमपंथियों से उग्र सुधारवादियों के हाथों में चला गया है। हमारी राजनीतिक यात्रा के 50 वर्ष के अंत में आज देश कहाँ पर खड़ा है? इस गतिरोध का क्या कारण है? उत्तर सीधा सा है, राजनीतिक समझौते। गतिरोध का कारण है सामुदायिक समझौते का अभाव। राजनीतिक समझौते के लिए सामुदायिक समझौता क्यों आवश्यक है और रानाडे के दृष्टिकोण के बुनियादी महत्व को महसूस कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर गलत सामाजिक व्यवस्था में मिलेगा। वो लोकतंत्र का घोर विरोधी है, वो वर्गों की प्रबल समर्थक है, वो घोर जन विरोधी है, वो वर्ग उच्चता तथा सांप्रदायिकता से भरपूर है। यदि राजनीतिक लोकतंत्र को उसका आधार बनाया जाएगा तो वो पूर्ण विडंबना हो जाएगी। यही कारण है कि उच्च जातियों के हिंदुओं के अलावा कोई भी बिना गंभीर समायोजन के इसे राजनीतिक लोकतंत्र का मुद्दा बनाने के लिए सहमत नहीं होगा। कुछ लोग ये तर्क देकर संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं कि गतिरोध ब्रिटिश सरकार ने उत्पन्न किया है। लोग ऐसे विचारों को ग्रहण करना पसंद करते हैं जो उनको संतोष प्रदान करते हैं और दूसरों पर जिम्मेदारी डाल देते हैं। ये पलायनवाद की मनोवृत्ति है, परंतु इससे इस तथ्य को नहीं बदला जा सकता कि ये सामाजिक व्यवस्था का दोष है। इसी ने सांप्रदायिक समस्या को जन्म दिया है और इसी ने भारत के सामने राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न की है। रानाडे का उद्देश्य अगर नई व्यवस्था बनाना नहीं था तो प्राचीन व्यवस्था का परिमार्जन करना अवश्य था। उन्होंने हिंदू समाज के नैतिक स्तर में सुधार लाने पर जोर दिया।
यदि उनकी बातों को सुना जाता और उसका अनुसरण किया जाता तो कम से कम इस व्यवस्था की कठोरता तो समाप्त हो जाती। भले ही इससे सामुदायिक समझौते को टाला नहीं जा सकता था, पर उसे आसान तो बनाया जा सकता था। उनके प्रयासों से, जो कि सीमित थे, पारस्परिक विश्वास का मार्ग खुल जाता। परंतु राजनीतिक लोग तो राजनीतिक सत्ता के दीवाने हो गए थे और उसने उनको पूरी तरह से इतना अंधा कर दिया था कि उन्हें इसके अलावा किसी और चीज में कोई गुण नजर नहीं आता था। रानाडे को अपनी करनी का दंड मिला। क्या राजनीतिक सुरक्षा की स्वीकृति सामाजिक सुधार की आवश्यकता को नकारने का दंड नहीं है? रानाडे को उस क्षेत्र में कितनी सफलता मिली जिसमें उन्होंने इतनी प्रमुख भूमिका अदा की थी? कुछ अर्थों में यह प्रश्न बहुत महत्व का नहीं है। उपलब्धि कभी भी महानता का सच्चा मापदंड नहीं होती। जैसा कार्लाइल ने कहा, हाय, हम ये भली भांति जानते हैं कि आदर्शों को कभी भी व्यवहार में पूर्णतः मूर्त रूप नहीं दिया जा सकता, और ये ठीक ही होगा कि हम उसके किसी सहनीय सामीप्य को साभार स्वीकार कर लें। आदर्शों को हमेशा बहुत दूर ही रहना चाहिए। शिलर कहते हैं, हमारे इस असहाय विश्व में किसी भी व्यक्ति को वास्तविकता के अत्यल्प परिणाम को पूर्णता के पैमाने से नहीं मापना चाहिए। हम उसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं मानेंगे, हम उसे एक रुग्ण असंतुष्ट मूर्ख व्यक्ति मानेंगे। और फिर भी रानाडे की उपलब्धि का रिकॉर्ड बिल्कुल शून्य नहीं था। उस समय के समाज सुधारकों के समक्ष जो समस्याएं थीं, वे राय बहादुर पी आनंद चार्ली द्वारा तैयार समाज सुधारक संबंधी विवरण में दी गई थीं। वे 5 थीं। 1. बाल विवाह। 2. विधवा पुनर्विवाह। 3. हमारे देशवासियों के लिए विदेशों में भ्रमण या यात्रा की स्वतंत्रता। 4. महिलाओं की संपत्ति का अधिकार। और 5. स्त्रियों की शिक्षा। इस कार्यक्रम में से अधिकांश में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। यदि उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई तो इसका कारण उनके सामने उस समय की विषमताएं थीं जिन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। चतुर, कृत संकल्प तथा पाखंडी बुद्धिजीवी वर्ग रूढ़िवादिता को बचाने और रानाडे को चुनौती देने के लिए आगे आया। वे दृश्य उत्तेजक थे। वे दृश्य उसी प्रकार उत्तेजक थे जिस प्रकार युद्ध के भयानक घृणित दृश्य होते हैं। और ये एक युद्ध था। जिस समय इस देश में समाज सुधार पर विवाद चल रहा था, उस समय की भावना व जोश को याद नहीं किया जा सकता। उस समय समाज सुधारकों के विरुद्ध रूढ़िवादियों द्वारा जो युक्तियां प्रयोग में लाई गईं, उनकी जो निंदा की गई, उनको जो गालियां दी गईं, उनका शिष्टाचार के नाते यहां पर उल्लेख करना संभव नहीं। सहमति की आयु संबंधी विधेयक का विरोध करके रूढ़िवादिता का समर्थन जिन लोगों ने किया, उनके आचरण समझ पाना असंभव है। ये कार्य उन्होंने उस अधोगति व अपकर्ष का गर्व महसूस किए बिना किया जिसमें लोगों के तथाकथित नेता गिर गए थे। विधेयक का उद्देश्य ऐसे पति को दंड देना था जो अपनी ऐसी पत्नी के साथ जिसकी आयु 12 वर्ष की नहीं हुई हो संभोग करेगा। क्या कोई समझदार व्यक्ति, क्या कोई लज्जाशील व्यक्ति इतने सीधे साधे विधेयक का विरोध कर सकता था? परंतु इसका विरोध किया गया और रानाडे को उन्मादी रूढ़िवादिता का ताप सहन करना पड़ा। ये मानकर कि रानाडे की उपलब्धियां कम थीं, कौन व्यक्ति और अधिक उपलब्ध करने के लिए उनकी असफलता पर गर्व कर सकता था या विजयोल्लास मना सकता था? विजयोल्लास या जय जयकार करने का कोई कारण नहीं था। समाज सुधार का ह्रास बिल्कुल स्वाभाविक था। समाज सुधार की निंदा की कोई सीमा नहीं थी। राजनीतिक सत्ता की आसक्ति अत्यधिक मोहक थी। इसका परिणाम यह हुआ कि समाज सुधारकों की संख्या कम हो गई। कुछ समय के बाद समाज सुधार का मंच छोड़ दिया गया और लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जमा हो गए। सत्ता लोलुपों ने समाज सुधारकों पर विजय प्राप्त कर ली। मुझे यकीन है कि अब कोई भी उनकी उस विजय को गर्व की गीत नहीं मानेगा। ये वास्तव में निश्चय ही दुख की बात थी। रानाडे भले ही पूर्णतः विजयी ना हुए हों, परंतु उनका पक्ष गलत नहीं था और निश्चय ही वो कभी भी गलत के पक्ष में नहीं थे, जिस प्रकार की उनके कुछ विरोधी थे। 8. रानाडे की तुलना अन्य लोगों से कैसे की जाए? तुलनाएं सदैव अप्रिय होती हैं। साथ ही ये भी सच है कि तुलना से ही व्यक्ति प्रसिद्ध होता है। वास्तव में तुलना करते समय ये बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि रुचिकर तथा शिक्षाप्रद तुलना होने के लिए वो सदैव समान व्यक्तियों के बीच ही की जानी चाहिए। सौभाग्य से यहाँ तुलना की गुंजाइश है। रानाडे एक समाज सुधारक थे और एक समाज सुधारक होने के नाते उनकी तुलना किसी अन्य समाज सुधार के साथ की जा सकती है। विशेष रूप से ये तुलना रानाडे तथा ज्योतिबा फुले के मध्य हो सकती है। फुले का जन्म 1827 में तथा स्वर्गवास 1890 में हुआ था। रानाडे का जन्म 1842 में तथा स्वर्गवास 1901 में हुआ था। इस प्रकार फुले तथा रानाडे समकालीन थे और दोनों श्रेष्ठ व प्रमुख समाज सुधारक थे। कुछ लोग शायद रानाडे की अन्य राजनीतिज्ञों के साथ तुलना पर इस आधार पर आपत्ति कर सकते हैं कि रानाडे राजनीतिज्ञ नहीं थे। ये कहना कि रानाडे राजनीतिज्ञ नहीं थे, राजनीतिज्ञ शब्द को एक बहुत ही संकीर्ण तथा संकुचित अर्थ में बांधना है।
एक राजनीतिज्ञ केवल राजनीति का ही कार्य नहीं करता, बल्कि वो विशेष विश्वास का भी प्रतिनिधित्व करता है, जिसके अंतर्गत राजनीति के तौर तरीके तथा सिद्धांत शास्त्र दोनों ही आते हैं। रानाडे ने राजनीति की ऐसी धारा की स्थापना की थी जो न केवल उसके तौर तरीके के लिए बल्कि उसके सिद्धांत पक्ष के लिए भी अपना अलग महत्व रखती थी। इस दृष्टि से रानाडे राजनीतिज्ञ थे और उनकी तुलना सार्थक रूप से अन्य राजनीतिज्ञों से की जा सकती है। अन्य राजनीतिज्ञों तथा समाज सुधारकों से रानाडे की तुलना शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक ही होगी। उसके लिए पर्याप्त सामग्री भी है। सवाल वास्तव में समय और रुचि का है। समय इतना नहीं है कि रानाडे की तुलना समाज सुधारकों तथा राजनीतिज्ञों से भी की जा सके। मुझे वास्तव में निर्णय करना होगा कि रानाडे की तुलना समाज सुधारकों से करूं या राजनीतिज्ञों से। ये रुचि का विषय है। यदि मुझ पर छोड़ दिया जाता तो मैं तो यही पसंद करता कि उपलब्ध समय में रानाडे की तुलना फुले से करता। मेरी राय में बुनियादी दृष्टि से समाज सुधार राजनीतिक सुधार से अधिक महत्वपूर्ण है। खेद है कि मेरी रुचि श्रोताओं की रुचि से भिन्न है। मेरा विचार है कि यदि श्रोताओं का समय लेना है तो मुझे अपने से कहीं अधिक महत्व उनकी रुचियों और अरुचियों को देना ही होगा। सामाजिक सुधार के प्रति उत्साह का तूफान शांत हो गया है। राजनीति के उन्माद ने भारत की जनता को अपने पाश में जकड़ लिया है। राजनीति एक नशा बन गई है। जितना अधिक उसका सेवन करो उतनी कहीं अधिक लालसा उसके लिए बढ़ती जाती है। जो काम मैं कर रहा हूं वो बड़ा ही अप्रीतिकर है। मैं उसे करने का दुस्साहस इसलिए कर रहा हूं कि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं सविस्तार इस बारे में बताऊं और लोगों की इस जिज्ञासा को शांत करूं कि रानाडे के राजनीतिक दर्शन का वास्तव में क्या महत्व है और वर्तमान राजनीतिज्ञों में इनका क्या स्थान है। आज के वे कौन से राजनीतिज्ञ हैं जिनके साथ रानाडे की तुलना की जा सकती है। रानाडे अपने समय के महान राजनीतिज्ञ थे, अतः उनकी तुलना आज से सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से ही करनी चाहिए। भारत के क्षितिज पर दो महापुरुष हैं और वे इतने महान हैं कि उन्हें बिना नाम लिए पहचाना जा सकता है। वे हैं गांधी और जिन्ना। वे कैसे इतिहास की रचना करेंगे इसे तो भावी पीढ़ी ही बताएगी। हमारे लिए तो इतना काफी है कि निर्विवाद रूप से वे अखबारों की सुर्खियों पर छाए हुए हैं। उनके हाथ में बागडोर है। एक हिंदुओं का नेता है तो दूसरा मुस्लिमों का। वे आज के आदर्श पुरुष और नायक हैं। मैं उनकी तुलना रानाडे से करना चाहता हूं। रानाडे की तुलना में वे कैसे हैं, इसके लिए यह जरूरी है कि उनके उन स्वभावों तथा तौर तरीकों का कुछ वर्णन किया जाए जिनके कारण हम उनसे परिचित हो गए हैं। उनके मूल्यांकन के बारे में मैं केवल अपने विचार प्रस्तुत कर सकता हूं। सबसे पहली बात मेरे मन में ये कौंधती है कि जहां पर उनके विराट अहम भाव का संबंध है, उन जैसे अन्य दो व्यक्तियों को खोज पाना कठिन ही है। उनके लिए व्यक्तिगत प्रभुत्व ही सब कुछ है और देश हित तो शतरंज की गोट है। उन्होंने भारतीय राजनीति को निजी मल्ल युद्ध का अखाड़ा बना रखा है। परिणामों की उन्हें कोई परवाह नहीं। वास्तव में तो उन्हें उनकी सुध तभी आती है जब वे घटित हो जाते हैं। जब वे घटित हो जाते हैं तो या तो वे उसके कारण को भुला देते हैं या यदि वे आत्मतुष्टि की ओढ़नी ओढ़ वे विलक्षण एकाकीपन के ऊंचे मंच पर खड़े हो जाते हैं। वे अपने बराबरी वालों से ओठ खड़ी कर लेते हैं। वे अपने से घटिया लोगों से मेलजोल पसंद करते हैं। आलोचना से वे बड़े क्षुब्ध तथा व्यग्र हो जाते हैं, पर चाटुकारों की चाटुकारिता की चाट वे बड़े प्रेम से खाते हैं। दोनों ने एक अद्भुत रंगमंच तैयार किया है और वे चीजों को इस ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि जहां भी वे जाते हैं वहां सदा उनकी जय जयकार होती है। निश्चय ही दोनों सर्वोच्च होने का दावा करते हैं। यदि सर्वोच्चता ही उनका दावा होती तो ये अधिक अचरज की बात नहीं होती। सर्वोच्चता के अलावा दोनों इस बात का दावा करते हैं कि उनसे तो कभी भूल व चूक हो ही नहीं सकती। धर्मपरायण 9वें पोप के पवित्र शासनकाल में जब अचूकतव का अहम उफन रहा था तो उन्होंने कहा था, पोप बनने से पूर्व मैं पोपीय अचूकतव में विश्वास रखता था, अब मैं उसे अनुभव करता हूं। ये ठीक ही रवैया इन दोनों नेताओं का है जिन्हें विधाता ने अपनी असावधानी के क्षणों में हमारे नेतृत्व के लिए नियुक्त किया है। सर्वोच्चता तथा अचूकतव की इस भावना को समाचार पत्रों ने हवा दी है, ये तो कहना ही पड़ेगा। मेरे विचार में नॉर्थक्लिफ छाप की जिस पत्रकारिता के वर्णन के लिए गार्डिनर ने जिस भाषा का प्रयोग किया है वो भारत में पत्रकारिता की वर्तमान स्थिति पर ठीक ठीक लागू होती है। कभी भारत में पत्रकारिता एक व्यवसाय था, अब वो व्यापार बन गया है। वो तो साबुन बनाने जैसा है, उससे अधिक कुछ भी नहीं। उसमें कोई नैतिक दायित्व नहीं है। वो स्वयं को जनता का जिम्मेदार सलाहकार नहीं मानता। भारत की पत्रकारिता इस बात को अपना प्रथम तथा सर्वोपरि कर्तव्य नहीं मानती कि वो तटस्थ भाव से निष्पक्ष समाचार दे। वो सार्वजनिक नीति के उस निश्चित पक्ष को प्रस्तुत करे जिसे वो समाज के लिए हितकारी समझे, चाहे कोई भी कितने भी उच्च पद पर क्यों ना हो। उसकी परवाह किए बिना किसी भय के उन सभी को सीधा करे और लताड़े जिन्होंने गलत अथवा उजाड़ पथ का अनुसरण किया है। उसका तो प्रमुख कर्तव्य ये हो गया है कि नायकत्व को स्वीकार करे और उसकी पूजा करे।
उसकी छत्र छाया में समाचार पत्रों का स्थान सनसनी ने विवेक सम्मत मत का, विवेकहीन भावावेश ने उत्तरदायी लोगों के मानस के लिए अपील ने, दायित्वहीनों की भावनाओं के लिए अपील ने ले लिया है। लॉर्ड सेलिसबरी ने नॉर्थक्लिफ पत्रकारिता के बारे में कहा है कि वो तो कार्यालय कर्मचारियों के लिए कार्यालय कर्मचारियों का लेखन है। भारतीय पत्रकारिता तो उससे भी 2 कदम आगे है। वो तो ऐसा लेखन है जैसे ढिंढोरियों ने अपने नायकों का ढिंढोरा पीटा हो। नायक पूजा के प्रचार प्रसार के लिए कभी भी इतनी नासमझी से देश की हित की बलि नहीं चढ़ाई गई है। नायकों के प्रति ऐसी अंधभक्ति तो कभी देखने में नहीं आई जैसी कि आज चल रही है। मुझे प्रसन्नता है कि आदरणीय कुछ अपवाद भी हैं, लेकिन वे ऊंट के मुंह में जीरे के समान है और उनकी बातों को सदा ही अनसुना कर दिया जाता है। समाचार पत्रों की वाहवाही का कवच धारण करके इन दोनों महानुभावों ने प्रभुत्व जमाने की भावना ने तो सभी मर्यादाओं को तोड़ डाला है। अपने प्रभुत्व से उन्होंने न केवल अनुयायियों बल्कि भारतीय राजनीति को भी भ्रष्ट किया है। अपने प्रभुत्व से उन्होंने अपने आधे अनुयायियों को मूर्ख तथा शेष आधों का पाखंडी बना दिया है। अपनी सर्वोच्चता के दुर्ग को सुदृढ़ करने में उन्होंने बड़े व्यापारिक घरानों तथा धन कुबेरों की सहायता ली है। हमारे देश में पहली बार पैसा संगठित शक्ति के रूप में मैदान में उतरा है। जो प्रश्न प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने अमेरिकी जनता के सामने रखे थे, वे यहां भी उठेंगे यदि वे पहले नहीं उठे हैं। शासन कौन करेगा, पैसा या मानव? नेतृत्व कौन करेगा, पैसा या प्रतिभा? सार्वजनिक पदों पर कौन आसीन होगा, शिक्षित, स्वतंत्र, देशभक्त अथवा पूंजीवादी गुटों के सामंत दास? जो भी हो, फिलहाल तो भारतीय राजनीति का हिंदू वंश आध्यात्म की ओर उन्मुख होने के बजाय नख से शिख तक अर्थ प्रधान और धन लोलुप हो गया है। यहां तक कि वो भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया है। अनेक सुसंस्कृत व्यक्ति इस मलकुंड से कतरा रहे हैं। राजनीति तो असह्य गंदगी और मल वाले गंदे नाले जैसी बन गई है। राजनीति में भाग लेने और गंदी नाली साफ करने में कोई भेद नहीं रह गया है। इन दोनों महापुरुषों के हाथों में राजनीतिक बेतुके कार्यों की होड़ बनकर रह गई है। यदि गांधी जी को महात्मा गांधी कहा जाता है तो जिन्ना को कायदे आजम कहा ही जाना चाहिए। यदि गांधी की कांग्रेस है तो जिन्ना की मुस्लिम लीग होनी ही चाहिए। यदि कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी है तो मुस्लिम लीग की भी कार्यकारिणी समिति और परिषद होनी ही चाहिए। कांग्रेस अधिवेशन के बाद लीग का अधिवेशन होना ही चाहिए। यदि कांग्रेस कोई बयान जारी करती है तो लीग को भी वैसा ही करना चाहिए। यदि कांग्रेस 17,000 शब्दों का संकल्प पारित करती है तो मुस्लिम लीग को कम से कम 18,000 शब्दों का तो संकल्प पारित करना ही चाहिए। यदि कांग्रेस का अध्यक्ष कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए तो मुस्लिम लीग का अध्यक्ष भी अवश्य ही वैसा करे। यदि कांग्रेस संयुक्त राष्ट्र से कोई अपील करे तो मुस्लिम लीग भी पीछे क्यों रहे? कब ये सब समाप्त होगा? कब उनके बीच कोई समझौता होगा? निकट भविष्य में तो कोई आशा नहीं है। वे केवल अनर्गल शर्तों को लेकर ही भेंट करेंगे। जिन्ना का आग्रह है कि गांधी स्वीकार करें कि वे हिंदू हैं। गांधी का आग्रह है कि जिन्ना स्वीकार करें कि ये भी एक मुस्लिम नेता हैं। कूटनीतिज्ञता का ऐसा खोखला और दयनीय दिवालियापन तो कभी देखने में नहीं आया, जैसा कि भारत में इन दोनों नेताओं के आचरण में दिख रहा है। वे वकीलों की भांति लंबे चौड़े अनंत भाषण दे रहे हैं। वकीलों का तो काम ही है कि वह बात बात पर बहस करें, कुछ भी स्वीकार न करें और समय का रुख देखकर बात करें। गतिरोध को समाप्त करने के लिए उनमें से किसी को भी कोई सुझाव दें तो सदा यही उत्तर मिलेगा, नहीं। उनमें से कोई भी समस्या के उस समाधान पर विचार नहीं करेगा जो सनातन नहीं है। प्रसिद्ध वाणिज्यिक उक्ति के अनुसार उनके चक्कर में फंसकर राजनीति का दिवाला पिट गया है और कोई भी राजनैतिक लेन देन नहीं हो सकता। इन दोनों की तुलना में रानाडे कैसे हैं, इस बारे में मेरा अपना कोई निजी अनुभव नहीं है, पर दूसरों ने जो कहा है उसे मैंने पढ़ा है। उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि वे कैसे रहे होंगे। अहम भाव तो उनमें था ही नहीं। अपनी उपलब्धियों के आधार पर यदि वे कितना भी गर्व ही नहीं अपितु धृष्टता भी कर लेते तो भी अनुचित नहीं होगा। लेकिन वे तो अति सरल व्यक्ति थे। गंभीर युवा वर्ग उनकी विद्वत्ता और हंसमुख स्वभाव पर मुग्ध था। अनेक युवक तो पूर्णतया उनके रंग में रंग गए। उन्होंने उनके उदात्त स्वभाव और प्रभाव को ग्रहण किया और अपने पूज्य शिक्षक के प्रति असीम श्रद्धा रखते हुए अपने संपूर्ण जीवन को उनकी शिक्षा के अनुरूप ढाल लिया। वे कभी भी मूर्खों की प्रशंसा से फूलकर कुप्पा नहीं हुए। वे कभी भी अपनी बराबरी वालों से मिलने से नहीं कतराए। उसी के अनुसार उनका लेन देन चलता रहा। उन्होंने कभी अपने को अंतःकरण की आवाज पर निर्भर करने वाला रहस्यवादी घोषित नहीं किया। वे तर्कनिष्ठ थे। वे सदा ही अपने विचारों को तर्क और अनुभव की कसौटी पर कसे जाने के लिए तत्पर रहते थे।
उनकी महानता सहज एवं स्वाभाविक थी। ना तो उन्हें किसी स्टेज की और ना ही किसी ओढ़ी गई सनक की या विज्ञापन के बल पर खरीदे गए समाचार पत्रों के सहारे की कोई जरूरत थी। जैसा कि मैं बता चुका हूं, रानाडे मुख्यतः समाज सुधारक थे। वे ऐसे राजनेता नहीं थे जो राजनीति का व्यापार करता है, लेकिन भारत की राजनीतिक प्रगति में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। कुछ ऐसे राजनेताओं के तो वे गुरु रहे जिन्होंने असाधारण सफलताएं प्राप्त की और अपनी प्रतिभा से अपने आलोचकों को चमत्कृत कर दिया। कुछ का उन्होंने मार्गदर्शन किया, पर सभी को उन्होंने दर्शन का पाठ पढ़ाया। रानाडे का राजनैतिक दर्शन क्या था? 3 सूत्रों में उनका सार इस प्रकार है। पहला, किसी कोरे काल्पनिक आदर्श की तो हमें स्थापना करनी ही नहीं चाहिए। निश्चय ही आदर्श ऐसा होना चाहिए कि वह आश्वासन दे कि वह व्यवहार योग्य है। दूसरा, राजनीति में बुद्धि और सिद्धांत से कहीं अधिक महत्व जन भावना और जन स्वभाव का है। संविधान की रचना के विषय में तो खास तौर पर ऐसा ही है। कपड़ों की भांति संविधान भी रुचित का विषय है। दोनों ही सही नाप के हों, दोनों ही रुचिकर हों। तीसरा, राजनैतिक वार्ता में नियम यही होना चाहिए कि क्या संभव है। इसका अर्थ यह नहीं कि जो भी दिए जाने का प्रस्ताव किया जाए उसी से हम संतुष्ट कर लें। जी नहीं, इसका अर्थ यह है कि जो भी दिए जाने का प्रस्ताव किया जाए उसे तो स्वीकार कर ही लेना चाहिए, जबकि हम जानते हों कि हमारा दबाव इतना भारी नहीं है कि वह विरोधी को और अधिक देने के लिए विवश कर सके। रानाडे के राजनैतिक दर्शन के ये 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। उनका दिग्दर्शन अति सरल कार्य है। उसके लिए उनके लेखों तथा भाषणों से समुचित उद्धरण दिए जा सकते हैं, पर उसके लिए ना तो समय है और ना ही कोई आवश्यकता है, क्योंकि रानाडे के भाषणों तथा लेखों का अध्ययन करने वाले के लिए वे स्पष्ट होंगे ही। इन 3 सिद्धांतों के बारे में रानाडे से विवाद करने वाला हो ही कौन सकता है, और यदि हो भी तो विवाद किस पर करेगा? सर्वप्रथम के बारे में कोई स्वप्न दृष्टा ही विवाद करेगा। हमें उसकी ओर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा सिद्धांत इतना स्पष्ट है कि यदि हम उसकी उपेक्षा करेंगे तो हम ही नुकसान उठाएंगे। तीसरा प्रस्ताव कुछ ऐसा है जिसके बारे में मतभेद हो सकता है। दरअसल इसी ने उदारपंथियों को कांग्रेसियों से अलग किया। मैं उदारपंथी नहीं हूं, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि रानाडे का दृष्टिकोण सही था। सिद्धांत के बारे में कोई समझौता नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन यदि एक बार सिद्धांत के बारे में सहमति हो जाए तो इस बारे में कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि उसे किस्तों में भुनाया जाए। राजनीति में तो किस्तें चलेंगी ही, और जब सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाता है तो वह हानि नहीं पहुंचाता, और वास्तव में ऐसा हो सकता है कि किन्हीं परिस्थितियों में वह नितांत लाभप्रद हो। इस तीसरे सिद्धांत के बारे में रानाडे और तिलक के बीच वास्तव में कोई मतभेद नहीं था, केवल एक अपवाद था। तिलक का विचार था कि दबाव डालकर संभव को अधिक से अधिक संभव बनाया जा सकता है। रानाडे दबावों को संदेह की दृष्टि से देखते थे। बस केवल यही भेद था। शेष के बारे में वे सहमत थे। दबाव के प्रभाव से रानाडे के राजनैतिक दर्शन का महत्व नहीं घटता। कौन नहीं जानता कि कौन से दबाव हमारी झोली में है। हमने पुराने नए सभी को तो आजमा लिया, नतीजा क्या निकला इसे बताने की जरूरत नहीं। 9. रानाडे का जन्मदिन मनाते समय हमें आलोचकों तथा विरोधियों की संभावित प्रतिक्रिया की उपेक्षा नहीं करनी होगी। आलोचक पूछेंगे कि रानाडे का जन्मदिन मनाने की क्या तुक है। उनका तर्क होगा कि नायक पूजा के दिन तो कब के लद चुके हैं। विरोधी कहेंगे कि जब मैं गांधी तथा जिन्ना के मामले में नायक पूजा की निंदा करता हूं तो श्री रानाडे को नायक कैसे बना रहा हूं। ये बड़ा ही संगत प्रश्न है। ये सच है कि नायक पूजा अब दम तोड़ रही है, उसके बारे में हमें कोई संदेह नहीं है। कार्लाइल के जमाने में भी वो दम तोड़ रही थी, जब उन्होंने बड़े ही रोष से अपने जमाने के विरुद्ध शिकायत करते हुए कहा था, ये कैसा जमाना है। वो तो महापुरुषों के अस्तित्व को ही नकारता है। महापुरुष तो होने ही चाहिए, इसे भी वो नकारता है। हमारे आलोचकों को महापुरुष दिखाओ, उसके बारे में लेखा जोखा दो, उसकी पूजा न करो, उसकी तो दर्जी की भांति नाप जोख करो। लेकिन निश्चय ही भारत में नायक पूजा ने दम नहीं तोड़ा है। मूर्ति पूजा के क्षेत्र में वो आज भी अद्वितीय है। यहां धर्म में मूर्ति पूजा है, यहां राजनीतिक में मूर्ति पूजा है। भले ही दुर्भाग्य की बात हो, पर भारत के राजनीतिक जीवन में नायक और नायक पूजा एक जीता जागता तथ्य है। मैं मानता हूं कि नायक पूजा भक्त को भ्रष्ट और देश को नष्ट करती है। मैं आलोचना का उस हद तक स्वागत करता हूं जिस हद तक वो एक चेतावनी देती है कि पहले हम अच्छी तरह छानबीन कर ही लें कि हमारा पुरुष महापुरुष है,
और फिर हम उसकी पूजा शुरू करें। लेकिन दुर्भाग्य से ये कोई आसान काम नहीं है। उसका कारण है, यदि समाचार पत्र में हो तो महापुरुष का उत्पादन बाएं हाथ का खेल है। कार्लाइल ने इतिहास के महापुरुषों का वर्णन करते समय एक मजेदार उक्ति का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि वे अनेकों बैंक नोटों जैसे हैं। बैंक नोटों की भांति वे स्वर्ण के प्रतीक हैं। हमें देखना यह है कि वे जाली नोट तो नहीं है। मैं मानता हूं कि महापुरुषों की पूजा में हमें अधिक सचेत रहना चाहिए। उसका कारण है, इस देश में हम संभवतः एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं कि जहां जहां नोटिस बोर्डों पर लिखा हो जेब कतरों से सावधान, वहां वहां ऐसे नोटिस बोर्ड भी हों महापुरुषों से सावधान। महापुरुषों की पूजा के पक्षधर कार्लाइल ने भी अपने पाठकों को सचेत करते हुए कहा था, इतिहास में ऐसे ढेर सारे महापुरुष गिनाए गए हैं जो झूठे और स्वार्थी थे। गहरा खेद व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, विश्व का श्रद्धांजलि रूपी वेतन इन तथाकथित महापुरुषों की जेबों में चला जाता है। विश्व का कार्य नहीं निकल सकता। नायक तो बाहर निकल गए हैं, नीम हकीम भीतर घुसाए हैं। रानाडे को देवताओं जैसा वो सम्मान तो नहीं मिला जो भारत के इन महापुरुषों के भाग्य में बदा है। मिलता भी कैसे? उनके पास कोई सीधा ईश्वरीय संदेश तो था नहीं। न तो उनके पास कोई चमत्कार था और न ही किसी चमत्कार प्रदर्शन का उन्होंने वायदा किया। न तो वो सरस्वती के अवतार थे और न ही उनके पास कोई दैवी शक्तियां थीं। लेकिन इन अभावों को उन्होंने पूरा किया। भले ही रानाडे ने प्रभुत्व और चमत्कार नहीं दिखाया, पर आपदाओं का पहाड़ भी हमारे सामने खड़ा नहीं किया। भले ही भारत की सेवा के लिए उनके पास कोई दैवी शक्तियां नहीं थीं, पर उनके दुरुपयोग के संकट से भी तो वो बचा रहा। भले ही वो सरस्वती के अवतार नहीं थे, पर उन्होंने बुद्धि और मनोवृत्ति का वो विकृत वितड़ावाद भी तो नहीं दिखाया जिसकी बुनियाद ही बेईमानी पर खड़ी होती है। उसने तो विश्वास के बीज बो दिए हैं और समझौते को दूभर बना दिया है। अति उल्लास और असंयम पर उनका पूर्ण अंकुश था। उन्होंने अतिवाद का सहारा लेकर सस्ती प्रसिद्धि नहीं बटोरी। लोगों की देश प्रेम की भावनाओं से हेराफेरी और खिलवाड़ करके उन्होंने लोगों को गुमराह नहीं किया। उन्होंने कभी भी ऐसे घटिया हथकंडों का इस्तेमाल नहीं किया जिनमें शोर तो होता है पर जोर नहीं। वे न तो त्रुटिहीन होते हैं और न ही धूर्तता विहीन। वे तो देश के प्रति उत्साही तथा निष्ठावान सेवकों की भी कमर तोड़ देते हैं, पंगु बना देते हैं। वे कैसे आगे बढ़ें? संक्षेप में, रानाडे तो एक बुद्धिमान कप्तान की भांति थे। वो जानता है कि केवल प्रभाव और प्रदर्शन के लिए महासागर के बीचों बीच अपने जहाज के साथ चतुराई भरी चालबाजियां नहीं कर सकता और उसका कर्तव्य है कि वो उसे नियत बंदरगाह तक सुरक्षित ले जाए। संक्षेप में, रानाडे जाली बैंक नोट नहीं थे। उनकी पूजा करते समय हम ये अनुभव नहीं करते कि हम किसी झूठे और घटिया आदमी के सामने घुटने टेक रहे हैं। वैसे भी रानाडे का ये जन्मदिन समारोह नायक पूजा है ही नहीं। एक तो नायक पूजा ये है कि हम उसके प्रति अपार आभार व्यक्त करें। नायक की जी हुजूरी करना एक नितांत भिन्न प्रकार की नायक पूजा है। पहली में कोई दोष नहीं है, पर दूसरी निस्संदेह अति जघन्य है। पहली तो हर उदात्त चीज के प्रति मानव का आदर भाव है। महापुरुष तो केवल उसका साकार रूप होता है। दूसरी तो अपने स्वामी के प्रति खलनायक की स्वामी भक्ति है। पहली सदाचार का लक्षण है तो दूसरी दुराचार का। पहली उसकी सोचने की शक्ति और कार्य करने की आजादी नहीं छीनती, दूसरी तो हमें काठ का उल्लू बनाती है। पहली में राज्य के लिए विनाश की संभावना नहीं होती, दूसरी में तो खतरा ही खतरा होता है। संक्षेप में, रानाडे का जन्मदिन मनाकर हम ऐसे आका की पूजा नहीं कर रहे हैं जो न तो किसी के द्वारा चुना जाता है, न किसी के प्रति उत्तरदायी है और न किसी के द्वारा हटाया जा सकता है, बल्कि हम तो प्रशंसा सुमनों से ऐसे नेता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिसने लोगों का मार्गदर्शन किया, उन्हें ढोरों की तरह हाँका नहीं। उसने तो उनके सुविचारित निर्णय को कार्य रूप देने का प्रयास किया। उसने हेरा फेरी अथवा हिंसा से उन पर अपनी इच्छा लादने और थोपने का प्रयास नहीं किया। ये जन समुदाय नायक पूजा के लिए एकत्रित नहीं हुआ है। ये तो बात का अवसर है कि हम रानाडे के राजनीतिक दर्शन को अपने मन में पुनः ताजा कर सकें। मेरे विचार में ये आवश्यक हो गया है कि हम समय समय पर अपने मन में उसकी याद को ताजा करते रहें। कारण ये है कि उनका दर्शन खतरनाक और खोखला नहीं है। भले ही वो मंद हो, भले ही उसमें चमक दमक ना हो, फिर भी वो सोना है। क्या किसी को संदेह है? यदि है तो वे बिस्मार्क, बालफोर तथा मोरले के इन उद्गारों पर मनन करें। महान जर्मन नेता बिस्मार्क ने कहा था,
राजनीति तो संभव का मायाजाल है। ब्रिटिश संविधान पर वॉल्टर बजेट की प्रसिद्ध पुस्तक की अपनी भूमिका में बाल्फोर ने कहा है, यदि हमें उस दीर्घकालीन प्रक्रिया के सही आधार को खोजना है जिसने मध्ययुगीन राजतंत्र को आधुनिक लोकतंत्र में परिणत किया है और जिसके द्वारा अत्यधिक परिवर्तन हुआ है और अति अल्प विनाश, तो हमें प्रतिभा और सिद्धांत के स्थान पर स्वभाव और चरित्र का अध्ययन करना ही होगा। ये एक ऐसा सच है जिसे याद रखना उन लोगों के लिए लाभकारी होगा जिन्होंने पराये देशों में ब्रिटिश संस्थानों को 100% ज्यों का त्यों अंगीकार किए जाने की सिफारिश की है। ऐसा प्रयोग खतरे से खाली नहीं हो सकता। संविधानों की नकल करना तो आसान है, पर स्वभावों की नहीं। और यदि ऐसा हो जाए कि उधार लिए हुए संविधान और स्वभाव की संगति न बैठे, तो इस असंगति के भयंकर दुष्परिणाम निकल सकते हैं। इसका कोई खास महत्व नहीं है कि वहां के लोग कौन से अन्य गुणों से संपन्न हैं। यदि उनमें निम्न की कमी है जो इस दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यथा यदि उनमें ये क्षमता नहीं है कि वे अपनी निष्ठाओं का क्रम निर्धारण नहीं कर सकते और उनसे प्रभावित नहीं हो सकते, यदि उनमें स्वतंत्रता के प्रति सहज अभिरुचि और कानून के प्रति सहज आदर भाव नहीं है, यदि उनमें मधुर हास्य का अभाव है और वो बेईमान को बर्दाश्त करते हैं, यदि वे नहीं जानते कि कब और कैसे समझौता किया जाए, यदि वे भयंकर दुष्परिणामों के प्रति वो अविश्वास नहीं करते जिसे कभी कभी गलत ढंग से तर्क का प्रभाव कहा जाता है, यदि उन्हें भ्रष्टाचार से घृणा नहीं है और यदि उनके विभाजन या तो असंख्य हैं या फिर अति गहरे हैं, तो ब्रिटिश संस्थानों का सफल कार्यकरण कठिन अथवा असंभव है। उन स्थानों पर तो वास्तव में इनके प्रति क्षीण संभावना है जहां संसदीय अनुनय विनय की कलाओं और दल प्रबंधन की दक्षताओं को पूर्णता का सर्वोच्च स्तर प्रदान किया जाता है। मोरले ने कहा है, तार्किक पूर्णता के पीछे भागना सामाजिक ताने बाने की सामग्री का अज्ञान जताना है। विचार या संस्था में जीवित परिवर्तन की अभाव की उपेक्षा करना मोह और आसक्ति है। घड़ी घड़ी ऐसे परिवर्तन करना, भले ही वे किए जा सकते हों, वज्र मूर्खता है। मार्मिक फ्रेंच उक्ति है कि छोटे छोटे सुधार बड़े सुधारों के कट्टर शत्रु हैं। आमतौर पर इसका उपयोग इस दृष्टि से किया जाता है कि वो सामाजिक विनाश का संकेत है। ये वे सिद्धांत हैं जिन पर राजनीतिक सफलता निर्भर करती है। क्या वे रानाडे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों से भिन्न है? ये रानाडे की महानता का प्रमाण है कि बिस्मार्क, बाल्फोर और मोरले से वर्षों पूर्व उन्होंने इन सिद्धांतों का प्रतिपादन कर दिया था। जिस पीढ़ी की सेवा रानाडे ने की वो बुद्धिमान थी। उसने उन्हें अपना राजनीतिक पथ प्रदर्शक, मित्र और दार्शनिक सलाहकार स्वीकार किया। उनकी महानता शाश्वत है। वे केवल वर्तमान पीढ़ी के ही नहीं अपितु भावी पीढ़ियों के भी पथ प्रदर्शक, मित्र और दार्शनिक सलाहकार बन सकते हैं। एक आरोप रानाडे पर बहुधा लगाया जाता है। मेरा विचार है कि उसका उत्तर दे ही दिया जाए। उनके बारे में कहा जाता है कि उनका विचार था कि भारत पर अंग्रेजों की विजय विधि का विधान थी और भारत का इससे बढ़कर हित नहीं हो सकता कि वो ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर रहे और उसी में उसकी अंतिम नियति है। संक्षेप में कहा जाए तो रानाडे पर आरोप लगाया जाता है कि रानाडे भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं थे। आरोप के आधार है रानाडे के ये उद्गार, इसे सहज ही स्वीकार नहीं किया जा सकता कि यह विधि का विधान ही है कि असंख्य भारतवासियों के अति विशाल जनसमूह को विदेशी प्रभुत्व के प्रभावों तथा प्रतिबंधों के अधीन रखा जाए, सदियों तक रखा जाए, जब तक इन प्रभावों तथा प्रतिबंधों का उद्देश्य बना रहे कि वे उन दिशाओं में लोगों की शक्ति और चरित्र के निर्माण में स्थायी सहयोग देते रहें जिन दिशाओं में भारतीय जातियां अति प्रभावग्रस्त हैं। एक बात निश्चित है कि 500 वर्षों तक बने रहने के पश्चात मुस्लिम साम्राज्य ढह गया और उसके कारण पंजाब तथा पूरे मध्य भारत और दक्षिण भारत की पुरानी मूल जातियों को पुनः स्थापित होने का अवसर मिला। पुनः स्थापना के ये आधार उन आधारों से कहीं ठोस स्वरूप के थे जिन्होंने प्रारंभिक मुस्लिम विजेताओं के आगे बड़ी आसानी से घुटने टेक दिए थे। हिंदू तथा मुसलमान दोनों में ही उनके अनेक गुणों का अभाव है जो व्यवस्था तथा सुव्यवस्थित सत्ता के प्रति प्रेम के परिचायक होते हैं। दोनों में अभाव है। वे नागर स्वतंत्रता से प्रेम नहीं करते, वे नागरिक जीवन के लिए आवश्यक गुणों का पालन नहीं करते, यांत्रिक कौशल के प्रति उनकी अभिरुचि नहीं है, विज्ञान और शोध में उनकी रुचि नहीं है, साहसपूर्ण खोज का उनमें साहस नहीं है, कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने का उनमें संकल्प नहीं है तथा महिलाओं के प्रति उदात्त सम्मान की भावना उनमें नहीं है।
पुरानी हिंदू और पुरानी मुस्लिम सभ्यता की स्थिति ऐसी नहीं थी कि उसमें इन गुणों का प्रशिक्षण ऐसे तरीके से दिया जा सकता जिससे भारत की जातियों को पश्चिमी यूरोप की जातियों के स्तर तक लाया जा सके। इसलिए शिक्षा के कार्य का पुनर्वीकरण करने की आवश्यकता पड़ी और अब ये कार्य विगत शताब्दी से भी अधिक समय से ब्रिटिश छत्रछाया में चल रहा है, जिसका परिणाम हम सबके सामने है। इन बयानों पर केवल सरसरी दृष्टि डालने मात्र से ही हमें ये पता चल जाएगा कि ये आरोप बयानों को गलत पढ़ने के कारण नहीं बल्कि उन्हें गलत समझने के कारण लगाया जाता है। बयान साफ तथा सीधा साधा है। उसके विषय में अनुमान से भी ये नहीं कहा जा सकता कि उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि रानाडे भारत की स्वतंत्रता के विरुद्ध थे। उस अर्थ में ये आरोप झूठा और निराधार है। रानाडे के इन बयानों से उनके आत्मसम्मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे तो उनकी वृद्धिमता तथा दूरदर्शिता को प्रमाणित करते हैं। इन बयानों से रानाडे क्या बताना चाहते थे? जैसा मैं समझता हूं, मेरा विचार है कि रानाडे दो बातें बताना चाहते थे। पहली बात वो ये बताना चाहते थे कि ब्रिटेन की भारत पर जीत ने भारत को अपने आर्थिक तथा सामाजिक ढांचे का पुनर्निर्माण करने, नवीनीकरण करने तथा सुधार करने के लिए समय व अवसर तथा आवश्यक सुरक्षा प्रदान की, जिससे भारत स्वतंत्र होने के लिए किसी भी विदेशी आक्रमण के दबाव को सहन करने के लिए पुनः सक्षम बन सके। दूसरी बात, रानाडे ये बताना चाहते थे कि भारत जब तक एक राष्ट्र के रूप में स्वयं को संतोषजनक रूप से सुसंगठित ना कर ले, वो विचार तथा भावना से एकजुट ना हो जाए और समान नियति की भावना से ओतप्रोत ना हो जाए, उससे पहले यदि वो ब्रिटिश साम्राज्य से बाहर निकलता है तो वो स्वतंत्रता के नाम पर अव्यवस्था तथा विघटन को आमंत्रित करता है। इन सच्चाइयों का कितना अधिक महत्व है। लोग इस बात को महसूस नहीं करते कि सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संघर्षों के सुचारू समाधान में सुरक्षा की कितनी बड़ी भूमिका होती है। जो समाज प्रगति करना चाहता है उसमें ये संघर्ष होते ही हैं। स्वर्गीय प्रोफ मैटलैंड से एक बार इस बात को स्पष्ट करने के लिए ये प्रश्न पूछा गया कि संसदीय संस्थाएं इंग्लैंड में फली फूली और यूरोप में वे अपनी जड़ें जमाने में असफल रहीं, इसका क्या कारण है? उन्होंने जो उत्तर दिया उससे सुरक्षा के महत्व का पता चलता है। उन्होंने कहा कि ये अंतर इंग्लिश चैनल के कारण है। इस उत्तर से वो ये बताना चाहते थे कि जब इंग्लैंड अपनी राजनीतिक व्यवस्था में सुधार कर रहा था, इंग्लिश चैनल के कारण इंग्लैंड विदेशी आक्रमण से निरापद था और इसलिए लोगों के लिए स्वतंत्रता हेतु अपने राजा के विरुद्ध लड़ना निरापद हो गया और राजा के लिए भी अपनी जनता को संघर्ष करने की अनुमति देना निरापद हो गया। सुरक्षा के इस महत्व पर अब्राहम लिंकन ने भी जोर दिया था। अमेरिकी राजनीतिक संस्थाएं शाश्वत क्यों बनी रहीं, इस बात को बताते हुए लिंकन ने कहा था, यदि यूरोप, एशिया और अफ्रीका की सभी सेनाएं एक साथ मिल जाएं और उनका सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट हो, तब भी वो ओहियो नदी से जबरदस्ती जल की एक बूंद नहीं ले सकती या 1000 वर्ष तक प्रयास करने पर भी ब्लू रिज को पार नहीं कर सकती। इस उक्ति में लिंकन सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए सुरक्षा के महत्व और उसकी आवश्यकता पर भी बल दे रहे थे। जिस प्रकार इंग्लैंड तथा अमेरिका सुरक्षित देश है, उस प्रकार से भारत एक सुरक्षित देश नहीं है। उस तक पहुंचने के मार्ग हैं, चाहे वो मार्ग थल मार्ग हो, जल मार्ग हो या नभ मार्ग हो। चूंकि भारत की सुरक्षा नहीं है, इसलिए ये डर है कि जब भारत अपने को पुनः व्यवस्थित कर रहा होगा, तब यदि बाहर से आक्रमण हुआ तो वो टूट जाएगा। भारत जब अपने को व्यवस्थित करेगा, तब उसे सुरक्षा के रूप में निर्जल गोदी चाहिए और ब्रिटिश साम्राज्य उसके लिए एक निर्जल गोदी है। कौन कह सकता है कि रानाडे ने अपने देशवासियों को उस सुरक्षा के महत्व को बताकर बुद्धिमानी नहीं की जिसे ब्रिटिश साम्राज्य दे सकता है और जिसकी भारत को बहुत आवश्यकता है। पराधीन राष्ट्र प्रबल राष्ट्र के बंधन से स्वयं को छुड़ाने और स्वयं को स्वतंत्र घोषित करने के लिए तो सदैव आतुर रहता है, किंतु स्वयं उस पर स्वतंत्रता का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में शांत मन से वो यदाकदा ही विचार करता है। तथापि इस विषय में विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है। प्राय ये अनुभव नहीं किया जाता कि पराधीन राष्ट्र को प्रबल राष्ट्र के साथ बांधने वाले बंधन प्रबल राष्ट्र की तुलना में पराधीन राष्ट्र के लिए अधिक आवश्यक होते हैं। ये पराधीन राष्ट्र की आंतरिक परिस्थितियों पर निर्भर होता है। पराधीन राष्ट्र एक अखंड राष्ट्र हो सकता है। पराधीन राष्ट्र में कई खंड हो सकते हैं। ये खंड ऐसे भी हो सकते हैं जो कभी भी एकजुट नहीं होंगे, अथवा ये खंड ऐसे भी हो सकते हैं कि अभी तक तो वो एकजुट ना हो, परंतु यदि उन्हें लंबे अरसे तक एक साथ रख दिया जाए तो वो एकजुट हो जाएंगे। पराधीन राष्ट्र पर बंधन तोड़ने से जो प्रभाव पड़ेगा वो उसकी आंतरिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। जो पराधीन राष्ट्र समग्र रूप से एक इकाई है, उसके द्वारा बंधन तोड़ने से सब अच्छा ही अच्छा हो सकता है। जिस पराधीन राष्ट्र के खंड कभी एकजुट नहीं हो सकते, उसके द्वारा बंधन तोड़ने का कोई अच्छा या बुरा किसी भी प्रकार का परिणाम नहीं हो सकता। ये इस बात पर निर्भर करता है कि किस दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। किंतु तीसरे प्रकार के मामले में निश्चित रूप से खतरा है। जहां एकीकरण वांछनीय और संभव है, वहां समय से पहले बंधन को तोड़ने से निश्चित रूप से विघटन होगा। वो एक निरर्थक कार्य होगा।
ये वो दूसरा खतरा है जिसके प्रति रानाडे अपने देशवासियों को सचेत कराना चाहते थे। ये कौन कह सकता है कि रानाडे ने इस चेतावनी को देकर बुद्धिमानी नहीं की थी? जो व्यक्ति इस चेतावनी की आवश्यकता पर शंका करना चाहते हैं, उन्हें केवल चीन की ओर देखना होगा। 30 वर्ष पहले चीन में क्रांति हुई थी। क्या चीन के लोग व्यवस्थित हो गए हैं? जी नहीं। लोग अभी तक पूछ रहे हैं कि चीनी क्रांति का चक्र कब रुकेगा। जो व्यक्ति चीन की परिस्थितियों को जानते हैं, वे केवल यही कह सकते हैं, शायद अगले 100 वर्षों में। क्या चीन में ऐसी स्थिर सरकार स्थापित हुई है जिसके प्रति सभी चीनियों की निष्ठा हो? स्थिति इससे बहुत भिन्न है। वास्तव में यदि सच सच कहा जाए तो चीन में क्रांति के बाद पहले से भी आपसी फूट और अधिक विघटन हो गया है। क्रांति से इतनी अधिक अव्यवस्था उत्पन्न हो गई है कि उसकी स्वतंत्रता को खतरा हो गया है। इस तथ्य से इन्हें गिने भारतीय अवगत है कि यदि चीन ने क्रांति से उत्पन्न अव्यवस्था के परिणाम स्वरूप अपनी स्वतंत्रता नहीं खोई है, तो उसका कारण केवल ये है कि उसके शत्रु तो बहुत से थे, पर उनमें यह सहमति नहीं हुई कि उनमें से चीन को कौन निगले। चीनी क्रांति बहुत भारी भूल थी। ये युआन शी काई का विचार था। उन्होंने कहा था कि मुझे इस बारे में संदेह है कि क्या इस समय चीन के लोग गणतंत्र के लिए परिपक्व है और क्या वर्तमान परिस्थितियों में चीनी लोगों के लिए गणतंत्र को अनुकूल बना लिया गया है। सीमित राजतंत्र प्रणाली को अपनाने से परिस्थितियां फिर से तेजी से सामान्य और स्थिर हो जाएंगी, पर लोगों की प्रकृति या चीन की वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल किसी भी प्रकार की प्रायोगिक गवर्नमेंट से ये लक्ष्य कहीं देरी से प्राप्त होगा। मैं वर्तमान सम्राट को इसलिए बनाए रखना चाहता हूं क्योंकि मैं संवैधानिक राजतंत्र में विश्वास करता हूं। यदि हमें इस प्रकार की सरकार रखनी है तो लोग उन्हीं को रखने के लिए सहमत होंगे और उसके स्थान पर किसी और को रखना नहीं चाहेंगे। इस संकट की घड़ी में मेरा एकमात्र लक्ष्य चीन को विघटन से और उसके बाद आने वाली आपदाओं से बचाना है। जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि चीन की स्थिति भारत के लिए उदाहरण नहीं बल्कि एक चेतावनी के समान होनी चाहिए, वे रानाडे और भारत की स्वतंत्रता का विरोध करने के लिए दोषारोपण करने के स्थान पर इस बात से प्रसन्न होंगे कि रानाडे के पास समय से पहले होने वाली क्रांति की बुराइयों का पूर्वानुमान करने और उसी प्रकार के कदम को न उठाने के लिए अपने देशवासियों को चेतावनी देने की बुद्धि थी। 10. भावी पीढ़ियां महान पुरुषों के अंतिम वचनों और अंतिम पश्चातापों में हमेशा रुचि लेती है। महान पुरुषों के अंतिम वचन इस लोक के बारे में उनके अनुभव तथा परलोक संबंधी उनकी अनुभूति के संदर्भ में हमेशा महत्वपूर्ण नहीं होते। उदाहरण के लिए सुकरात के अंतिम विचार ये थे कि उन्होंने क्रीटों को बुलाकर उससे ये कहा, हम एस्क्यूलेपियस को एक मुर्गे के देनदार हैं, उसका कर्जा चुकाना और इसे किसी भी हालत में नहीं भूलना। किंतु महान पुरुषों के अंतिम पश्चाताप हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं और वे मनन करने के योग्य होते हैं। नेपोलियन की मनोदशा को लीजिए। सेंट हेलेना में अपनी मृत्यु से पहले नेपोलियन ने 3 महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में अपनी बेचैनी जताई जो आखिर में उसके पश्चाताप बने। वे इस प्रकार थे। वो अपने जीवन की सर्वोच्च घड़ी में अपने प्राण नहीं छोड़ सका। उसने मिस्र छोड़ा, अपनी पूर्व दिशा में विजय प्राप्त करने की महत्वाकांक्षाओं का त्याग किया और उसका अंतिम पश्चाताप जो किसी भी प्रकार से किसी से कम नहीं था, वह था वाटरलू में उसकी हार। क्या रानाडे के मन में कोई भारी पश्चाताप थे? एक बात तो निश्चित है कि यदि रानाडे को कोई पश्चाताप थे तो वे उस प्रकार के पश्चाताप नहीं थे जिन्होंने नेपोलियन के मन की शांति भंग कर दी थी। रानाडे सेवा के लिए जीवित रहे, न कि प्रशंसा के लिए। उनके लिए इस बात का बहुत कम महत्व था कि उनकी मृत्यु उनके यशस्वी तथा गौरवशाली क्षण में हो या अकीर्तिकर क्षण में, या वह एक नायक के रूप में मरे, एक विजेता या स्वामी के रूप में मरे, या वे एक साधारण आदमी की तरह मामूली सर्दी जुकाम से मरे। वास्तव में रानाडे को कोई पश्चाताप नहीं था। अभिलेख से पता चलता है कि रानाडे को किसी ऐसे कार्य या घटना का आभास नहीं था जिसका उन्हें पश्चाताप रहा हो। वे आजीवन प्रसन्न व शांत रहे। परंतु ये पूछना उचित है कि यदि रानाडे आज जीवित हो जाएं तो क्या उन्हें कोई पश्चाताप होगा? मुझे विश्वास है कि एक विषय ऐसा है जिसके संबंध में वे बहुत ही दुखी होंगे, और वह विषय है भारत में उदार दल लिबरल पार्टी की वर्तमान स्थिति। भारत में उदार दल की इस समय क्या स्थिति है? उदार दल आहत है। वास्तव में यह बहुत नरम अभिव्यक्ति है। उदारवादी भारतीय राजनीति के तिरस्करणीय व्यक्ति हैं। नॉर्टन द्वारा एक अन्य संदर्भ में प्रयुक्त शब्दों में कहें तो उन्हें न जनता ने अपनाया न ही सरकार ने। उनमें इन दोनों में से किसी की भी अच्छाई नहीं है, किंतु दोनों की बुराइयां हैं। एक समय ऐसा था जब उदार दल कांग्रेस का प्रतिद्वंदी था। आज उदार दल का कांग्रेस के साथ संबंध कुत्ते और मालिक के संबंध जैसा है। कभी कभार कुत्ता अपने मालिक पर भौंकता है, किंतु अपने जीवन में अधिकांश समय में वह अपने मालिक के पीछे चलने में ही संतुष्ट रहता है।
उदार दल कांग्रेस की पूंछ के अलावा और क्या है? उसका अस्तित्व इतना निरर्थक हो गया है कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि उदारवादी कांग्रेस में क्यों नहीं मिल जाते। रानाडे उदार दल के विध्वंस से होने वाले पश्चाताप को किस प्रकार पचा सकते हैं? कोई भी भारतीय किस प्रकार इस पश्चाताप को पचा सकता है? उदारवादियों के लिए उदार दल की विफलता एक अति दुखद घटना है, परंतु देश के लिए वास्तव में यह एक घोर अनर्थ है। एक दल का अस्तित्व लोकप्रिय सरकार के लिए इतना अधिक अनिवार्य होता है कि इसके बिना आगे बढ़ने के संबंध में सोचा नहीं जा सकता। अमेरिका के एक प्रसिद्ध इतिहासकार ने कहा है, अपने सांविधानिक संगठन के किसी भाग की विफलता और लिखित संविधान के एक बड़े भाग के डूबने की कल्पना करना कहीं आसान है, पर राजनीतिक समूहों के बिना आगे बढ़ने की कल्पना करना कहीं कठिन है। वे तो हमारी जीवनदायिनी संस्थाएं हैं। वास्तव में किसी दल में नियंत्रण और अनुशासन के बिना मतदाताओं के समूह द्वारा देश पर शासन करने के प्रयास को जेम्स ब्राइस ने इस प्रकार कहा है, यह उसी प्रकार का प्रयास है जैसे कि शेयर धारकों के वोटों द्वारा रेलवे बोर्ड के प्रबंधन का प्रयास या यात्रियों के वोटों द्वारा चलते हुए जहाज की दिशा बदलना। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जन सरकार के लिए दल एक अनिवार्य घटक होता है, परंतु इसी प्रकार इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जन सरकार के लिए एक दल का शासन घातक होता है। वास्तव में यह तो जन सरकार को नकारना है। इस संबंध में जर्मनी और इटली का उदाहरण सबसे संगत उदाहरण है। कहां हम उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए उन्हें अपना आदर्श मान रहे हैं, कहां राष्ट्रीय एकता के नाम पर इस देश में एक दलीय प्रणाली का स्वागत किया जा रहा है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वे एक दलीय शासन के दोषों की ओर ध्यान नहीं दे रहे। उसमें इस बात की गुंजाइश है कि अत्याचार हो और सार्वजनिक कार्यकलापों को गलत दिशा दे दी जाए। एक दलीय जन सरकार को चलने देना लोकतंत्र को परोक्ष रूप से तानाशाही बनने की अनुमति देना है। भारत में कांग्रेस शासन के अधीन हमारा यह अनुभव रहा है कि एक दल की सरकार के शासन में बहुमत का अत्याचार कोरा अत्याचार नहीं रहता और कैसे वह एक जोखिम भरा तथ्य बन जाता है। क्या श्री राजगोपालाचारी ने हमसे ये नहीं कहा था कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग अलग होना अब आवश्यक नहीं रहा है, जैसा कि ब्रिटिश शासन में आवश्यक था? क्या यह तानाशाह के मुंह में खून लगने जैसा नहीं है? क्या तानाशाही इसलिए तानाशाही नहीं रहती कि वह निर्वाचित है? तानाशाही इसलिए भी स्वीकार्य नहीं हो जाती कि तानाशाह हमारे अपने ही भाई बंधु हैं? तानाशाह का चयन यदि चुनाव द्वारा किया जाए तो तानाशाही के विरुद्ध गारंटी नहीं है। तानाशाही के विरुद्ध वास्तविक गारंटी यही है कि उसे सत्ता से हटाने के लिए उसका मुकाबला किया जाए, उसे नीचा दिखाया जाए और उसके एक प्रतिद्वंदी दल द्वारा उसे उखाड़ा जाए। प्रत्येक सरकार निर्णय में गलती कर सकती है, बहुत ही बुरा प्रशासन दे सकती है, भ्रष्टाचार, अन्याय और दमन व अत्याचार और प्रतिष्ठा के कार्य कर सकती है। कोई भी सरकार आलोचना से मुक्त नहीं होनी चाहिए, किंतु सरकार की आलोचना कौन कर सकता है? यदि यह बात व्यक्तियों पर छोड़ दी जाए तो आलोचना कौन कर सकता है? सर टॉम्बी ने यह सलाह दे गए थे कि किसी व्यक्ति को अपने शत्रु से किस प्रकार निपटना चाहिए। उन्होंने कहा था, जैसे ही तुम उसे देखो वैसे ही तुरंत उसे खींच लो और जैसे ही खींचो उस पर भयंकर रूप से दहाड़ो। परंतु इस सलाह पर अमल करना उस व्यक्ति के लिए संभव नहीं जो सरकार के विरुद्ध लड़ना चाहता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो व्यक्तियों के विरुद्ध इस भूमिका को सफलतापूर्वक निभा रही हैं। ब्राइस के अनुसार एक तो यह है कि विशाल जनसमूह भाग्यवादी है। व्यक्तिगत प्रयास की महत्ता न होने के कारण उनमें मौन स्वीकृति तथा समर्पण की प्रवृत्ति है। वे अपने को असहाय समझते हैं क्योंकि उनका विश्वास है कि मनुष्य के कार्यकलापों का संचालन तो बड़ी शक्तियां करती हैं और उनकी धारा को व्यक्ति अपने प्रयास से नहीं मोड़ सकता। दूसरे, बहुसंख्यकों के अत्याचार की संभावना होती है। उन व्यक्तियों का जो बहुमत के पीछे नहीं चलते, प्रायः उनका दमन किया जाता है, उन्हें दंड दिया जाता है और उन्हें अन्य सामाजिक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस के शासन में हम में से कुछ लोगों को इसका पर्याप्त अनुभव मिल चुका है। तीसरे, सीआईडी का भय है। गेस्टापो तथा अन्य सभी साधन आलोचकों पर निगरानी रखने तथा उन्हें शांत करने के लिए सरकार के पास मौजूद हैं। स्वतंत्रता रहस्य है साहस का, और साहस व्यक्तियों द्वारा एक दल में बंध जाने से उत्पन्न होता है। सरकार को चलाने के लिए दल अनिवार्य होता है, किंतु सरकार निरंकुश न हो जाए इसके लिए दो दलों का होना अनिवार्य है। एक लोकतांत्रिक सरकार तभी लोकतांत्रिक रह सकती है जबकि वहां दो दल हों, अर्थात सत्तारूढ़ दल और दूसरा विरोधी दल। जैसा कि जेनिंग्स ने कहा है, यदि विपक्ष नहीं है तो लोकतंत्र भी नहीं है। महामहिम का विपक्ष कोई निरर्थक उक्ति नहीं होती। महामहिम को विपक्ष भी चाहिए तथा सरकार भी। इन विचारों के परिप्रेक्ष्य में इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि भारत में उदार दल की विफलता एक बड़ा अनर्थ नहीं है? उदार दल के पुनरुज्जीवन या एक अन्य दल के निर्माण के बिना स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का परिणाम ये होगा कि स्वतंत्रता छिन जाएगी, क्योंकि तानाशाही और स्वतंत्रता के बीच सांप और न्योले जैसा बैर होता है, चाहे तानाशाही देशी हो या विदेशी।
ये खेद का विषय है कि भारतीय लोगों ने इस तथ्य की उपेक्षा की है, परंतु मुझे इस बात में संदेह नहीं कि जो लोग ये चिल्लाते हैं कि केवल कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है और कांग्रेस ही राष्ट्र है, उनको अपने इस निर्णय पर पछताना पड़ेगा। उदार दल विफल क्यों हुआ है? क्या रानाडे के दर्शन में कोई त्रुटि है? क्या उदार दल के लोगों में कोई दोष या उदार दल की कार्यप्रणाली में कोई दोष है? मेरा अपना यह मत है कि रानाडे के दर्शन में व उनकी विचारधारा में कोई बुनियादी दोष नहीं है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि इन दोनों में कांग्रेस का ध्येय सर्वोत्तम है और उदार दल के पास सर्वोत्तम व्यक्ति हैं। उदार दल के पास दोनों बातें हैं। मेरे विचार से उदार दल इसलिए विफल हुआ कि उसमें संगठन का पूर्ण अभाव था। उदार दल के संगठन की कमजोरियों को प्रकट करना अरुचिकर नहीं होगा। पेंडलेंट हेरिंग ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स ऑफ डेमोक्रेसी में यह कहा है कि एक पार्टी का संगठन 3 संकेंद्रित मंडलों में फैला होता है। केंद्रीय मंडल गुटतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसका दल के संगठन पर नियंत्रण होता है, जिसे उच्च कमान कहते हैं। उसके साथ उसके कार्यकर्ता जुड़े होते हैं। इन कार्यकर्ताओं का मुख्य धंधा ये होता है कि चाहे चालीय अधिकारी के रूप में हो अथवा सार्वजनिक पद के रूप में हो, पार्टी संगठन के माध्यम से अपना पेट भरे। वे पेशेवर राजनेता कहलाते हैं और पार्टी तंत्र के रूप में काम करते हैं। इस आंतरिक मंडल अर्थात हाईकमान तथा तंत्र के चारों ओर ऐसे बहुत से लोगों का एक बड़ा घेरा होता है जो भावनात्मक निष्ठा तथा परंपरा के बंधन से दल के साथ बंधे होते हैं। वे दल के द्वारा घोषित सिद्धांतों का आदर करते हैं। वे पार्टी के पेशेवर कार्यकर्ताओं तथा नेताओं के कार्यों की अपेक्षा अपने दल के आदर्शों तथा प्रतीकों के प्रति अधिक सजग रहते हैं। वे दल के आदर्श को वोट देते हैं, दल के रिकॉर्ड को नहीं। दूसरे मंडल के बाहर लोगों का वो विशाल जनसमूह होता है जो किसी दल से जुड़ा नहीं होता। ये लोग थाली के बैंगन जैसे होते हैं। वे किसी दल से नहीं जुड़ते। इसका कारण यह है कि या तो वे लक्ष्य विहीन होते हैं, विचार शून्य होते हैं, या उनके कोई ऐसे विशेष हित होते हैं जिनका समावेश किसी भी मंच में नहीं होता। दूसरे मंडल के बाहर जो लोग होते हैं वे किसी भी राजनीतिक दल के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र होते हैं। वे ही वो पुरस्कार हैं जिसे पार्टी को प्राप्त करना ही चाहिए। इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए सिद्धांतों को प्रतिपादित करना तथा राजनीति को सूत्रबद्ध करना पर्याप्त नहीं है। लोगों को सिद्धांतों तथा राजनीति में रुचि नहीं होती, बल्कि रुचि कार्यों को कार्यरूप देने में होती है। एक दल के लिए यह आवश्यक होता है कि वो संगठित प्रयास कराए। राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने कहा है कि बहुमत शासन वाले स्वशासन में कार्यों को व्यक्तिगत प्रयास से नहीं बल्कि संगठित प्रयास से पूरा किया जा सकता है। अब देखना यह है कि संयुक्त प्रयास के लिए क्या आवश्यक होता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तिगत मत को जनमत में परिणत किया जाए। अतः किसी भी पार्टी का मुख्य कर्तव्य यह हो जाता है कि जनमत की इस परिणति अथवा निर्माण को किसी सिद्धांत विशेष की स्वीकृति का रूप दे। सिद्धांत रूप में राजनीतिक दल जनमत की अभिव्यक्ति तथा कार्यान्वयन के माध्यम होते हैं, परंतु व्यवहार में दल जनमत तैयार करते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं, उसे प्रभावित करते हैं और प्रायः उसका नियंत्रण करते हैं। वास्तव में ये दल का मुख्य कार्य होता है। इसके लिए दल को 2 कार्य करने चाहिए। पहला काम यह है कि उसे जनता के साथ अपना संपर्क रखना चाहिए। वो जनता के बीच में जाए और उसको अपने सिद्धांतों, नीतियों, विचारों तथा उम्मीदवारों के विषय में जानकारी दे। दूसरा काम यह है कि उसे चाहिए कि वो अपने माल अर्थात अपनी बातों के पक्ष में प्रचार करे। उसे चाहिए कि वो उनके संबंध में जनता को पूरी तरह से जानकारी देकर उनके प्रति उसे जागरूक करे। पुनः ब्राइस के शब्दों में, मतदाताओं को उन राजनीतिक मसलों की जानकारी दीजिए जिनके बारे में उन्हें निर्णय करना है। उन्हें अपने नेताओं के विषय में सूचना दीजिए तथा अपने विरोधियों के दोषों तथा अपराधों को बताइए। ये बुनियादी बातें हैं जिनसे संगठित प्रयास का श्री गणेश हो सकता है। जो दल संगठित प्रयास करने में विफल रहता है उसे स्वयं को दल कहने का अधिकार नहीं होता। उदार दल ने एक संगठन के रूप में इनमें से कौन सा कार्य किया है? उदार दल के पास केवल उच्च कमान है। उसके पास कोई तंत्र न होने के कारण उच्च कमान केवल एक छाया मात्र है। उसका अनुयायी वर्ग केवल उस संकेंद्रित मंडल तक ही सीमित होता है जिसमें परंपरा के बंधनों से बंधे लोग होते हैं। नेताओं के पास ऐसा कुछ नहीं होता जिससे वे लोगों के अंदर भावनात्मक निष्ठा उत्पन्न कर सके। भीड़ को इकट्ठा करने के लिए युद्ध का नारा नहीं है। उदार दल जनसंपर्क में विश्वास नहीं करता। ऐसे दल के विषय में कल्पना नहीं की जा सकती जो मुख्य जनधारा से नितांत अलग थलग हो। वो धर्म परिवर्तन में विश्वास नहीं करता। ये बात नहीं है कि प्रचार करने के लिए उसके पास कोई सिद्धांत नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म की भांति वो धर्मांतरण निरपेक्ष पंथ है। सिद्धांतों तथा नीतियों को सूत्रबद्ध करने में उसका विश्वास है, परंतु वो उन्हें कार्यान्वित करने का प्रयास नहीं करता। प्रचार तथा संगठित प्रयास उदार दल के लिए वर्जनाएं हैं। वे व्यक्तिगत स्तर पर आवाज उठाते हैं। वे सालाना बैठकें करते हैं। जब क्रिप्स जैसा कोई आता है अथवा जब वायसराय महत्वपूर्ण व्यक्तियों को आमंत्रित करता है तो वे आमंत्रण के लिए भाग दौड़ करते हैं। बस यही सीमा है उनकी राजनीतिक गतिविधि की।
यदि उदार दल की बदनामी हुई है तो क्या इसमें कोई आश्चर्य है? उदार दल सबसे महत्वपूर्ण इस बात को भूल गया है कि किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठन का होना अनिवार्य है, और विशेष रूप से राजनीति में तो बहुत ही अनिवार्य है, जहां अनेक परस्पर विरोधी तत्वों को व्यवहारिक एक सूत्रता में बांधना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। भारत में उदार दिल की इस विफलता के लिए कौन उत्तरदायी है? तथापि हमें इस बात को कहने का बहुत खेद है, और मेरा विचार है कि हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि इस विफलता का उत्तरदायित्व किसी हद तक रानाडे पर भी है। रानाडे का संबंध विशिष्ट वर्गों से था। उनका जन्म तथा पालन पोषण उनके अंदर ही हुआ था। वह कभी भी जनता के आदमी नहीं बने। उदार दल के पास कोई तंत्र या मशीनरी नहीं है। उसने एक तंत्र व मशीनरी का निर्माण क्यों नहीं किया, इसका कारण यह है कि इस दल का जनसंपर्क में विश्वास नहीं था। जनसंपर्क के प्रति विमुखता रानाडे की प्रमुखता है। जनसंपर्क की उपेक्षा करके ये दल रानाडे द्वारा छोड़ी गई परंपरा का अनुसरण कर रहा है। उदार दल के लिए रानाडे की एक और परंपरा है, और उसका संबंध सिद्धांतों तथा नीतियों की प्रेरणा शक्ति में झूठे विश्वास से है। मेजीनी ने एक बार कहा था, आप व्यक्ति की हत्या कर सकते हैं, उसके महान विचार की नहीं। मुझे ये सबसे गलत विचार प्रतीत होता है। मनुष्य नश्वर होते हैं, उसी प्रकार विचार भी होते हैं। ये विचार गलत है कि विचार अपना संवर्धन स्वयं कर सकते हैं। जिस प्रकार पौधे को पानी की, उसी प्रकार विचार को प्रचार की दरकार रहती है, अन्यथा दोनों मुरझाकर नष्ट हो जाएंगे। रानाडे मेजीनी से सहमत थे, और इस बात में उनका विश्वास नहीं था कि विचार के पल्लवन के लिए किसान की भांति एड़ी चोटी का पसीना बहाने की जरूरत है। यदि उदार दल केवल सिद्धांत तथा नीति निर्धारण से ही संतुष्ट है, तो उसके लिए रानाडे की परंपरा ही उत्तरदायी है। उदारवादियों के क्या कर्तव्य हैं? मैं ये जानता हूं कि सभी उदारवादी यही कहेंगे कि हमारा कर्तव्य अपने गुरु का अनुसरण करना है। सच्चे श्रद्धालु शिष्यों के समूह का और क्या दृष्टिकोण हो सकता है? किंतु इसके अलावा क्या कोई और बात अधिक भ्रांतिपूर्ण और अविवेकपूर्ण हो सकती है? इस प्रकार के दृष्टिकोण के दो अर्थ लगाए जा सकते हैं। एक ये है कि महान व्यक्ति अपने शिष्यों पर अपने सिद्धांत थोपते हैं। दूसरी बात यह है कि शिष्यों को अपने गुरु से अधिक बुद्धिमान नहीं होना चाहिए। किंतु ये दोनों निष्कर्ष गलत हैं। ये गुरु के प्रति अन्याय करते हैं। कोई भी महापुरुष वास्तव में अपने सिद्धांतों या निष्कर्षों को अपने शिष्यों पर थोपकर उन्हें पंगु नहीं बनाता। महापुरुष अपने शिष्यों पर अपने सिद्धांत नहीं थोपता, वह उनका आह्वान करता है और उनकी विभिन्न क्षमताओं को जागृत करके उन्हें कर्मठ बनाता है। शिष्य अपने गुरु से केवल मार्गदर्शन प्राप्त करता है, वह अपने गुरु के निष्कर्षों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। अपने गुरु के सिद्धांतों या निष्कर्षों को अस्वीकार करने में शिष्य की कोई कृतज्ञता नहीं होती। जब वह उन्हें पुनः अस्वीकार करता है, तब भी वह हार्दिक आदर के साथ अपने गुरु के संबंध में ये स्वीकार करता है, आपने मुझसे स्वयं मेरा परिचय कराया, मुझे ज्ञान प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। गुरु इस आदर से कम का पात्र नहीं है, और शिष्य इससे अधिक आदर लेने के लिए बाध्य नहीं है। अतः ये बात गुरु के लिए भी सही नहीं है और स्वयं शिष्य के लिए भी सही नहीं है कि वह गुरु के सिद्धांतों और निष्कर्षों के बंधन में बंध कर रह जाए। उसका कर्तव्य सिद्धांतों को जानना है, और यदि वह उनके मूल्यों और उनकी सार्थकता से संतुष्ट हो जाए तो उनका प्रचार प्रसार करना है। यह प्रत्येक गुरु की इच्छा होती है। ईसा मसीह और बुद्ध ने भी यही चाहा था। मुझे पूरा विश्वास है कि रानाडे की भी यही इच्छा रही होगी कि यदि उदारवादियों का रानाडे के प्रति आस्था, प्यार और आदर है, तो उनका परम कर्तव्य एक साथ मिलकर उनका गुणगान करना ही नहीं है, बल्कि रानाडे के विचारों और सिद्धांतों को फैलाने के लिए अपने को संगठित करना भी है। इस बात की कितनी आशा है कि उदारवादी इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए आगे आएंगे। इस संबंध में लक्षण शुभ नहीं है। पिछले चुनावों में उदारवादियों ने एक भी सीट के लिए चुनाव नहीं लड़ा। निसंदेह ये अपने आप में आश्चर्य की बात है, किंतु ये बात स्वयं ही प्रभावहीन हो जाती है जब कोई व्यक्ति उदार दल के प्रमुख प्रकाश स्तंभ माननीय श्रीनिवास शास्त्री की इस घोषणा को याद करता है कि वे कांग्रेस की सफलता की कामना करते हैं। इस बात की तो तुलना केवल भीष्म के विश्वासघाती और द्रोहात्मक आचरण से हो सकती है। वे माल तो कौरवों का उड़ाते थे, पर उनके शत्रुओं अर्थात पांडवों की सफलता के न केवल गीत अगाते थे, बल्कि उनके लिए जान भी खपाते थे। इससे ये पता चलता है कि उदारवादियों का भी रानाडे के सिद्धांतों पर से विश्वास उठ गया था। यदि उदार दल की सेहत की यही हालत है, तो ये अच्छा ही होगा कि ये दल मर मिट जाए। इससे एक नए विन्यास के लिए रास्ता खुलेगा और हमें उदारवादियों तथा उदारतावाद की व्यर्थ की बकबक और बकझक की नीरसता से छुटकारा मिलेगा। यदि ऐसा होगा तो दिवंगत रानाडे की आत्मा को शांति ही मिलेगी।